लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। जब हम किसान शब्द बोलते हैं तो हमारे मन में गांव का एक व्यक्ति उभर कर आता है जो थोड़ा सा ठेठ है और उसके कंधे पर हल है। लेकिन आज किसान की परिभाषा बदल चुकी है। आज महिलाएं भी इस क्षेत्र में आ गई हैं, महिलाएं भी कृषक हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले महिलाएं खेती नहीं करती थी या खेतों में काम नहीं करती थीं, लेकिन मजदूर के रूप में या अपने घर में खेत में। इसे उन्होंने उद्यमिता के रूप में कभी भी नहीं अपनाया था, यह अवसर ही उनके पास नहीं था। लेकिन आज है, और आज ऐसी ही एक कृषक महिला अनु कानावत हमारे स्टूडियो में आई हैं, हमारे साथ अपनी यात्रा साझा करने। उन्होंने मशरूम पर काफ़ी रिसर्च किया है और मशरूम लेडी के नाम से वो जानी जाती हैं। कुछ लोग उन्हें मशरूम की डॉक्टर भी बोलते हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं। स्वागत है अनु जी आपका। अनु कानावत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे स्टूडियो में आई हैं और कृषक महिला हमारे यहाँ पहली बार आई है। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि एक कृषक महिला को भी आपने बुलाया है यहाँ पर। और महिलाओं को आपने जो भी 2 मिनट पहले जो बोला था कि वास्तव में हम किसानों को नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि किसान मतलब एक मेल ही होगा। और बट आपने एक चीज़ और भी अच्छी बोली कि पहले भी महिलाएं बहुत काम करती थी और अभी भी 90% महिलाएं ही काम करती है खेतों के अंदर, बट उनकी आइडेंटिटी नहीं है कि आइडेंटिटी उनको कभी नहीं दी गई जी। और चाहे खेती हो या पशुपालन है, पशुओं को चारा, ये सारा काम महिलाएं संभालती रही हैं। बिल्कुल अगर ग्रामीण परिवेश में हम जाएं तो 90% महिलाएं काम करती है, जो खेती से लेकर अपना सुबह से लेकर शाम तक, मतलब पूरे घर में खाना बनाने से लेकर। और अब तो महिलाएं इतनी आगे बढ़ चुकी है, ट्रैक्टर भी खुद चलाती है। अब महिलाएं एक ड्रोन भी खुद, अब तो ड्रोन पायलट है, ड्रोन दीदी है तो वो भी पायलट भी महिलाएं हैं। तो अब तो बहुत ही चेंज हो चुका है। बट पहले का अगर हम देखें प्राचीन काल में तो भी महिलाएं ही काम करती थी, बस पहचान नहीं थी। इतना सा चेंज आया है। इसको पहचान दिलाने में आपकी बड़ी भूमिका है। आप बिल्कुल ठेठ राजस्थानी परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मैं कृषक बनूं? सबसे पहले तो मैं जहाँ पैदा हुई वो एक अमलदा गांव है, जो सबसे छोटा सा गांव है। शाहपुरा में है शाहपुरा, पहले शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट लगता था, अभी वापस भीलवाड़ा में आ गया है। तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम जाना जाता है। वो ऐसा गांव था जहाँ पर एक बस भी नहीं आती थी पहले। अभी भी एक ही बस आती है, अभी भी हालात बहुत ख़राब है। तो जब मैं सोचती थी, जब मैं वहाँ पढ़ाई स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट स्कूल था, पापा ने वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया था। तो वहाँ पर ऐसा ही था कि, और जो हमारे समाज में ऐसा ही था कि 16-17 साल की होने के बाद इसकी शादी करवा दी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कोई पूछते नहीं है। ये एक इंटरनल सोच मेरा बचपन से था कि इसकी शादी करवा दी जाएगी, इसको ऐसे कर दिया जाएगा या वहाँ भेज दिया जाएगा। बट महिलाओं से कोई पूछता कोई नहीं है कि तुम क्या चाहती हो, क्या करना है कुछ। बाकी मेरे जो मदर वगैरह थे उनको भी मैंने, मेरे दादी जो थे उनका भी मैंने देखा कि वो लोग भी कभी बाहर गए नहीं और उनको कभी पूछा भी नहीं गया कि आपकी इच्छा क्या है, आपको करना क्या है। सबको ऐसा लगता है कि महिलाओं की इच्छा होती है खाना बनाने की और खाना खिलाने की। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था। सीमित कर दिया एक ही काम में। हाँ। आपने अभी एक नाम लिया हमारा समाज। हमारा समाज से क्या मतलब है? किसी पर्टिकुलर समाज की बात कर रही हैं, पूरे गांव की बात कर रही हैं? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो जैसे पूरे इंडिया की बात करें तो महिलाओं को हर जगह में अलग अलग कुछ टिपिकल समाज है। कुछ समाज ऐसे हैं जो सुधर चुके हैं। हाँ। सुधरने से मतलब कि वो पढ़ाते हैं बच्चों को, आगे बढ़ गए, भेदभाव आगे बढ़ चुके हैं, जिद छोड़ चुके हैं कि नहीं हम टिपिकल में नहीं आते। कुछ समाज ऐसे हैं, जैसे मैं राजपूत समाज की बात करना चाहूँगी, तो मैं उसी समाज से बिलोंग करती हूँ। ये समाज दिखने में सुधर चुका है, मतलब ऐसा लगता है कि एजुकेटेड हो चुके हैं, बट अभी भी इनके मन में ऐसा है कि महिलाओं को बाहर नहीं भेजा जाए। उसके पीछे एक रीज़न भी है, वो नहीं चाहते कि बच्चे उनके सेफ़ नहीं रहें। जैसा कि माहौल भी थोड़ा सा ख़राब है और बच्चियां अगर बाहर जाती है तो सेफ़ होगी या नहीं होगी।
बट अब ये चीज़ें थोड़ी सी सुधर भी चुकी है, उस चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जैसे पुलिस है, सारी प्रोटेक्शन भी रहता है, और बच्चियों का खुद पे भी एक वो रहता है कि उनको कब बाहर जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस भी उनकी बन चुकी है बच्चियों नहीं, की। और कुछ परिवार के भी संस्कार हैं जो उनको शुरू से बताएं कि ये चीज़ें सही है, ये गलत है। बिल्कुल। ये भी एक परिवार की जिम्मेदारी है कि बाहर भेजने से पहले या लड़की को इंडिपेंडेंट बनाने से पहले इसके बारे में चीज़ें समझाएं। हाँ, तो कुछ लड़कियां होती है, जैसे 100 में से एक लड़की ऐसी होती है जो गलत कामों में भी कर लेती है, तो उस एक लड़की की वजह से जो 99 लड़कियां हैं जो सपने बुन रही होती है अपने, तो उनके जो सपने खराब होते हैं, तो उनका अभी भी समाज ऐसा सोचता है कि एक लड़की मतलब सारी गलत है। तो इस उसका तरीके खामियाजा का वो रहती खामियां जो है वो लड़की पे बुन दी जाती है कि ये खामियां हैं। जब किसी लड़की का तलाक होता है, आपने सुना होगा, तो या फिर कोई लड़की सुसाइड करती है, तो उसमें भी यही बोला जाता है कि लड़की में कुछ कमी होगी, या तलाक होता है तो ये उस घर में रह नहीं पाई। तो उसके पीछे मैं दोनों परिवारों को जिम्मेदार मानती हूँ कि एक तो वो जो जिसने उस लड़की को पैदा किया, तो कम से कम उनको तो उस लड़की पे बिलीव होना चाहिए कि ये इसकी गलती नहीं हो सकती, दूसरे की भी हो सकती है, या उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि बात क्या हो सकती बात है। क्या हो सकती है, या उस लड़की को समझना चाहिए। मगर हमारे समाज में अभी भी ऐसा है कि आपकी शादी हो गई तो आपको ससुराल में ही रहना है, 100% रहना है, आपके पास पीछे का ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मुझे ऐसा घुटन होती थी, मतलब घुटन शब्द यूज़ करना चाहूँगी मैं, कि मेरे बहुत सारे ऐसी जो सिस्टर हैं, उस टाइम में जब छोटी थी, उनकी शादियाँ हुई, जब वो परिवार में बातें होती थी, तो मुझे लगता था कि लड़की को ही दोषी ठहराया जाता था कि नहीं, इसी की कमी है, इस वजह से ससुराल में नहीं रह पाती। तो मैंने कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है समाज में। तो मैंने एक बात फाइंड आउट की है कि जो आदमी हैं वो कमाते हैं, पैसा उनका होता है, तो ऐसा लगता है कि घर भी उनका ही है फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ उनका है, हम क्या है, हम वहाँ पर केयर टेकर हैं, जो हम सिर्फ काम करते हैं। और आप 4 दिन अपनी ज़िंदगी जी के देखो, जो लोग मुझे कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई आप हमारे समाज के बारे में बाहर ऐसे जाके बोलते हो कि हमारा समाज टिपिकल है, तो मैं मंच के माध्यम से उनको यही बोलती हूँ कि आप 4 दिन अगर आपकी कोई भी जो घर में फीमेल है वो अपनी मर्जी से देखे करके, तो उनको पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी छूट दे रहे हो। तो अभी भी समाज दिखावे में है कि हम ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी भी समाज इतना सुधरा है, और या फिर लड़कियों को इतनी अहमियत दी जा रही है। तो अभी भी हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमें हमारे लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि हम कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करें, और हमें दिखाना भी पड़ रहा है कि हमने ये किया है। तब जाके लोग थोड़ा मान पा रहे हैं कि हाँ ठीक है, चलो कर लिया, तो अब आगे तुम्हें छूट देते हैं कि तुम कर पाओ। हाँ, वो भी हमें इस वर्ड के साथ रहना पड़ रहा है कि हमें छूट दी जा रही है कि हाँ ठीक है, तुमने कुछ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ये साबित क्यों करना पड़ता है कि हमें कुछ करके क्यों दिखाना पड़ता है। क्या लड़के ऐसा करके दिखाते हैं कि उनको छूट दी जाती है, और हमें हमारे पर ये वर्ड आज भी यूज़ किया जाता है कि हाँ आपको छूट दी जाती है। या फिर कहीं घरों में ऐसी बातें होती है जो मैं सुनती हूँ कि उसको तो छूट दी गई इसलिए उसने ऐसा किया। तो मैं इस चीज़ पे भी लड़कियों को जो सुन रही है, या जो महिलाएं सुन रही है, जो माता पिता सुन रहे हैं, उनको ये बोलना चाहूँगी कि छूट देना कुछ नहीं होता। छूट, जो लड़की काम करती है उसको स्ट्रगल कहते हैं, और स्ट्रगल के बाद उसको जो फ्रीडम मिलती है उसको आप छूट बोलते हो। तो ये हम समाज, जब तक हम सुधरेंगे नहीं, हम जब तक महिलाओं को मोटिवेट नहीं करेंगे, और जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे, तब तक महिलाएं कैसे आगे बढ़ेगी। तो मेरा यही है कि जितनी भी लड़कियां हैं जो ज़्यादा एज में जो लोग हैं और जो वृद्ध हैं, पहले उनको सुधारने की ज़रूरत है, ना कि बच्चों को। बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे बच्चों को सब पता है क्या करना है क्या नहीं कुछ जगह तो बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको हटा दें। उसके बाद जहाँ पर रूढ़ियाँ काम कर रही हैं रोकने का, हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये सोचा उस वक्त, फिर आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? आपने ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर से शायद? मैंने पहले BSc, जब मैंने वहाँ पर जो ग्रामीण लोगों को देखा कि यहाँ पर इनकम जनरेट बहुत कम है,
जो महिलाएं हैं वो दूध बेच के जो पैसा कमाती है, खुद दूध पीती नहीं है। तो इन सब के कारण जब मैंने समझे तो मैंने सोचा कि कुछ मुझे स्टडी करनी चाहिए इसके ऊपर। तो मैंने एग्रीकल्चर ही चूज किया सब्जेक्ट, और एग्रीकल्चर में मैंने 11वीं-12वीं भी एग्रीकल्चर किया। तो जब मैंने एग्रीकल्चर के लिए बोला कि मुझे एग्रीकल्चर में पढ़ना है, तो हमारे गांव में स्कूल नहीं थी। तो हमारे पास में एक कस्बा था, देवली कस्बा है, वहाँ मैंने स्टडी के लिए कहा। तो पापा ने वहाँ पर भी बहुत ही सोचा कि इसको वहाँ कैसे रखूँ। तो मेरे जो दादी जी थे उनको मेरे साथ रखा गया वहाँ पर पढ़ाने के लिए। तो आप हॉस्टल में नहीं रही, कहीं किराए पे लिया होगा? हाँ, किराए पे एक मकान लिया। मेरे पापा के कोई नॉन जानकार थे जो जानते थे, उनके साथ वहाँ पर हम रहते थे। तो मेरी दादी मेरे साथ रहते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि दादी को कुछ काम नहीं है, ये बस मेरे लिए सुबह शाम खाना बनाते हैं। पर ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादा हम पापा को बता नहीं पाते थे कि मैं ऐसा कुछ करूँगी नहीं जिससे आपको दिक्कत होगी। और मेरा पूरा फोकस था एग्रीकल्चर को स्टडी करने में। जब हम वहाँ पर एडमिशन करवाने गए तो मेरे एक गुरुजी है, अभी भी मैं उनको मानती हूँ, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगी, भंवरलाल कुमार था। तो उन्होंने एडमिशन के लिए बोला कि यहाँ तो लड़कियाँ है ही नहीं एग्रीकल्चर में। तो तब एग्रीकल्चर में लड़कियाँ पढ़ती नहीं थी। जब मैंने जिद की कि मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ लड़कियाँ नहीं है, तो आप कैसे पढ़ोगे? क्या था वो समय, क्या था ईयर बता पाएंगे? ईयर वहाँ 2001 था जब 2001। अच्छा। तो उस टाइम पे एडमिशन का वो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। एडमिशन स्कूल के लिए? स्कूल के लिए 9th-10th 9th-10th में। अच्छा। तब नहीं, 11th के अंदर, 11th में हमारे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना होता था एग्रीकल्चर। तो फिर जब एग्रीकल्चर लिया तो बहुत ही मुश्किल से पापा ने वहाँ पर एडमिशन कराया, क्योंकि वहाँ सारे लड़के थे। तो उन सर को मैंने बोला कि सर, लड़कों को थोड़ी पढ़ना है मेरे साथ, मुझे खुद को पढ़ना है, और मैं तो आगे आगे बैठूंगी ना, मुझे लड़कों से क्या मतलब है। तब जाके मेरा एक एडमिशन हुआ, और वो बहुत मुश्किल से हुआ। उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत गलत जगह एडमिशन करवाया, ये किया। बट जब मैंने वहाँ पर टॉप किया 11th में, तब सर ने भी मेरे पापा को बुलाया और बोला कि देखो आपकी बेटी ने टॉप किया है। तो तब मेरे पापा को फील हुआ कि ठीक है, ये कुछ अच्छा कर रही है, सही रास्ते पे है। सही रास्ते पे। फिर मैं वहाँ स्पोर्ट्स भी खेलती थी, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी मेडल भी मिले स्पोर्ट्स के अंदर। मैं एथलेटिक्स में थी, मैं रेस भी करती थी, 3000 मीटर की मैंने रेस वहाँ पर की, और डिस्कस थ्रो और ये सब स्टार्ट किया वहाँ पर। जब बच्चा बाहर जाता है तो सीखने को मिलता है, बहुत चीज़ें सामने नजर आती हैं, तो फिर आजमाता है। गांव में तो मैंने ये चीज़ें देखी ही नहीं कि एथलेटिक्स भी कुछ वर्ड होता है या रेस भी कुछ चीज़ होती है। तो वहाँ जाके कस्बा है, तो वहाँ मुझे पता चला। और वहाँ पर एक टीम आती थी जो वनस्थली विद्यापीठ से थी। तो वो टीम, उस टीम का ऐसा था कि वो हमेशा जीतते थे वहाँ पर जब मैंने एंट्री की तो वहाँ वो सब हार के गए कभी भी। तो उन लड़कियों से मैंने सीखा कि ये लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं। मतलब हम लोगों के हमारे पास टैलेंट है। गाँव की जो लड़कियाँ हैं उनके पास टैलेंट होता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके पास बहुत टैलेंट होता है पर उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और जिनके पास टैलेंट कम होता है उनको जब राइट प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो भी एक अच्छी जगह पे मेहनत करके वहाँ पहुँच जाती है। बट जिन लड़कियों के पास टैलेंट है उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा। तब फिर मैंने आगे का पता किया कि 12th वहीं से की। उसके बाद पता किया कि आगे कैसे पढ़ना होगा, तो वहीं मुझे पता चला कि एक जेट का एग्ज़ाम होता था जिससे आप बाहर पढ़ पाते हैं और गवर्नमेंट आपका पैसा देती है, स्कॉलरशिप देती है। तो मेरा वहाँ लकीली जो फर्स्ट अच्छा नंबर आ गए थे, तो उस पर मेरा उदयपुर के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था। जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होती है उनका उदयपुर सिलेक्शन होता था। तो मेरा उदयपुर में MPUT कॉलेज है, वहाँ पर सिलेक्शन हो गया था BSc एग्रीकल्चर के लिए। तो वहाँ मैं खुद ही गई। मैंने पापा को बोला कि नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जाके अपना एडमिशन ले लिया। अच्छा। मैंने खुद ने लिया। पापा और मम्मा मेरे आए थे 3 साल बाद कॉलेज को देखने। उन्होंने 3 साल बाद मेरे कॉलेज को देखा कि अच्छा ये भी कॉलेज है। लेकिन एक चीज़ तो मैं फिर तारीफ़ करूँगी आपके पिताजी की कि एक घर से बगल के गांव में, बगल के कस्बे में आपको एडमिशन दिलाना था, तो वहाँ पर भी बहुत सोच समझ के दादी को साथ में रखा। लेकिन उसके बाद 3 साल के अंदर उनकी सोच बदल गई। 2 साल के अंदर वो कॉन्फिडेंस काफ़ी डेवलप हुआ। उनकी भी तो सोच बदली ना कि बेटी कुछ कर रही है और इसको छोड़ देना चाहिए, अपने आप सही करेगी। और छोटे छोटे पेपर्स में जब छोटी छोटी कटिंग में मेरा नाम आता था तो उनको बड़ा प्राउड फील होता था कि हाँ, ये एथलेटिक्स में गई है, इसने इतना प्राइज़ लिया है, ये लिया है।
और फिर उसके बाद मेरे जो माता थे, मेरे मम्मी थे, उन्होंने भी काफ़ी मतलब लोगों से स्ट्रगल किया। मतलब आज अच्छा, की लोग बहुत उनको सुनाते होंगे। हाँ, लोगों ने बहुत बोला कि अब आपकी 17 साल की 16 साल की बेटी हो गई है, इसके लिए रिश्ते देखो, इसको कहाँ आप बाहर रख रहे हो, कुछ हो जाएगा कहीं ऐसा कुछ हो गया तो फिर शादी भी नहीं होगी शादी भी नहीं होगी और हमारा एक ठिकाना है, बड़ा ठिकाना है, तो आपके ठिकाने की पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। ठिकाना मतलब एक रियासत, रियासत जिसको हम बोल सकते हैं, पुराने समय जैसे पुराने होते समय थे में, ना। हाँ, गढ़ जो होते हैं हमारे। गढ़, हाँ। तो मेरे मम्मी को मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब मेरे ननियाल परिवार का एक प्रेशर था, बाकी जो परिवार का जो प्रेशर था, कहीं शादी में जाते थे तो उनको सब लोग बोलते थे कि इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मैं आगे बढ़ी हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट था, और मेरे पिताजी को भी वही बोलते थे कि नहीं, ये कुछ भी करेगी, नहीं करेगी, जो भी करेगी ये इसकी खुद की लाइफ है, अगर ये गलत करेगी तो ये वापस घर आ जाएगी, और अगर अच्छा करेगी तो कुछ ना कुछ करेगी। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ किया, और गुजरात तो मेरे माता पिता है ही नहीं। जब मैंने एमबीए स्टार्ट किया गुजरात में, एमबीए का आपका सब्जेक्ट क्या था? एमबीए सब्जेक्ट एग्रीकल्चर था, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, हाँ, अच्छा। क्योंकि मुझे बिजनेस करना था, मुझे कुछ महिलाओं के लिए कुछ करना था मेरी लाइफ में के अंदर, उन महिलाओं के लिए जो जैसे मेरी माँ है, उन जैसी महिलाओं के लिए कुछ करना था, कि मुझे सिर्फ इतना करना था कि मुझे साबित करना था कि महिलाएं गलत नहीं होती है, वो एक ट्रैक पे जाके कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगी। और ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए जो डायरेक्शन है, जो हमारे समाज में ऐसा कर रखा है वही डायरेक्शन, वो नहीं होता है, कुछ लोगों का अलग सोच होता है। तो मैं समाज को भी अभी यही बोलती हूँ कि जिन बच्चों का पढ़ने पे ध्यान है, जिन बच्चों का कुछ अलग टैलेंट है, तो उनको वो करने दिया जाए। अगर बच्चे नहीं चाहते कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है, बच्चे नहीं चाहते कि हमें कुछ और नहीं करना है, तो उनकी शादी कर दी जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो बच्चे चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है, पर हमारे समाज में या जितने भी राजस्थानी लोग हैं, बाकी समाज में भी ऐसा होता है कि शादी कर दो, फिर शादी के बाद जो करना है करना। हाँ, जब आप अपने बच्चों को आप खुद नहीं करवा सकते, तो आप सेकंड पार्टी को कैसे बोल सकते हैं कि वो जो आपके बच्चों को कुछ करने का मौका देंगे? हाँ। जब आपको भरोसा नहीं है तो उन पे इतना भरोसा कैसे हो सकता है? तो जो बच्चे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हाँ, 1% चांस होता है कि आपको कोई बाहर वाला समझेगा, मगर जहाँ आप पैदा हुए हो, आपके जो 20 साल जहाँ आपने बिताए हैं, अगर आप नहीं समझोगे उनको, तो बाहर कैसे समझेंगे? और फिर ये प्रेशर, और कि आपको पूरा परिवार चलाना है, साथ में रहना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है, हमारे समाज में आज भी है। अब आज बहुत सारी चीज़ें रूढ़िवादी चेंज हो गई है। जैसे पहले किसी की डेथ हो जाती थी हस्बैंड की, तो उनकी शादियाँ नहीं करवाई जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब ठीक है, अब लोग समझने लग गए। अब ऐसा भी होता है कि तलाक भी हो गया है तो भी एक दूसरी जगह शादी हो जाती है, बट अभी भी बहुत कम परसेंटेज में है कि ऐसा होता है, और लोग इसको गलत भी समझते हैं। मगर मैं इसको वहाँ गलत नहीं समझती हूँ जहाँ आपकी 17-18 साल की बच्ची है, उसके साथ कुछ गलत ट्रेजेडी हो जाती है, और उसको फिर आप बोलते हो कि नहीं, आपको ज़िंदगी भर इसी तरीके से इसी जगह पे रहना है। तो डिपेंड करता है कि लड़कियां क्या सोचती है या हम खुद क्या सोचते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आपने अभी कहा ना परिवार के साथ रहना है। देखिए, मैं ये जहाँ तक देखती हूँ, परिवार के साथ रहना गलत नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, बशर्ते परिवार वाले भी उसको सपोर्ट करें। या फिर अगर उसको बाहर जाना है काम से या काम की वजह से बाहर रहना है, तो इसको परिवार तोड़ना नहीं कहते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ में परिवार का सहयोग चाहिए कि वो समझें कि ये महिला कुछ कर रही है तो इसकी अपनी आवश्यकता है। जैसे घर के पुरुष काम की वजह से बाहर जाते हैं, या घर के बेटे हैं जिनकी नौकरी बाहर है तो वो बाहर चले गए, तो ये परिवार के साथ रहने की मजबूरी वहाँ पे थोपी जाएगी, तो फिर वो काम नहीं कर सकता ना। तो ये वाली स्वतंत्रता जो पुरुषों को है, ये महिलाओं को होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल महिलाओं को होनी चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए कि हाँ, जो काम कर रहे हैं उनको दिख रहा है कि ये काम कर रहे हैं, इसके लिए बाहर जा रहे हैं। सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन चीज़ें पता रहती है सबको, तो भरोसा, मैं तो ये बोलती हूँ कि भरोसा होना चाहिए। भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो कोई भी महिला काम नहीं कर पाएगी, किसी भी स्थिति में काम नहीं कर पाएगी। एक वो महिलाएं होती है जो परिवार को साथ लेके नहीं चलती और जो अपने हिसाब से काम करते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि स्ट्रगल थोड़ा कम है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड है, उनको किसी को पूछना नहीं है, किसी को करना नहीं है। मगर वो महिलाएं जो समाज के साथ रह रही है, समाज को साथ लेके चल रही है, तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है,
उनकी आवश्यकता है कि आप उनका सहयोग करें, ताकि जो बच्चे हैं वो भी देखें, वो शादी से ना डरें। अभी आजकल ऐसा भी हो गया है, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा कर दिया है, शादी को इतना गलत साबित कर दिया है कि शादी के बाद आपकी लाइफ ही नहीं बचती है। बट अब जो है चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है कि हमारे बहुत सारे ऐसे, राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ पर लड़के को नहीं देखा जाता है कि लड़का क्या कर रहा है, सिर्फ ये देखा जाता है कि लड़के की प्रॉपर्टी कितनी है। तो फिर अंडरस्टैंडिंग कहाँ होगी जब आप लड़का क्या कर रहा है ये नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो प्रॉपर्टी कितनी है। तो लड़की वहाँ पर खुश रहेगी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पैसों से कोई खुश नहीं रहता। इंसान खुश रहता है अपने काम से, अपने तरीके से, वो क्या करना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। नहीं, लेकिन ये भी बात उतनी सही नहीं है कि कोई महिला अगर अलग रहती है तो ज़्यादा कर लेती है या ज़्यादा सुविधा से काम करती हाँ, है। बट एक बाउंडेशन उसको फील नहीं होता है। हाँ, उसकी चुनौतियाँ लेकिन कुछ और होती हैं, उनकी परिवार चुनौतियाँ वाली दूसरी नहीं होती हैं, लेकिन परिवार से अलग रह के अगर आप कर रहे हैं ना, तो फिर आपके पास नए ढंग की चुनौतियाँ होती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि परिवार अगर साथ देना तो सबसे अच्छा समीकरण यही है कि आप परिवार में रह के काम करिए, और आप काम करें और परिवार आपका सहयोग करे, और आप भी उसी समर्पण से काम करें कि मेरे पीछे मेरा परिवार खड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एरोगेंसी आ जाए। वो बहुत सपोर्ट रहता है जब आपका परिवार आपके साथ खड़ा हो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता। हाँ। कि ठीक है वो चला रहेगा, चलता है, चलेगा। करती महिला ही है काम तो, बट उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि हाँ ठीक है कोई साथ है। जो महिलाएं अलग रहती है उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो उनको और स्ट्रगल उस कंडीशन में ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर बच्चों की परवरिश, बहुत कुछ सुरक्षा बहुत चीज़ें देखनी होती है, जो परिवार में रहते हुए हमें फिर बाहर से उस चीज़ को ख़रीदना नहीं पड़ता सुरक्षा के लिए ना। जब मैंने MBA किया गुजरात से, तब मैंने एक चीज़ फील हुई मेरे को कि राजस्थान और गुजरात में क्या डिफरेंस है। जो राजस्थान के जो लोग हैं, जो फैमिली है, वो बच्चों पे एक ही प्रेशर डालते हैं कि पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद जॉब करनी है। अच्छा। गुजरात के अंदर जो परिवार है वो बच्चों पे दूसरा प्रेशर डालते हैं कि आपको बिजनेस करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब भी सब कुछ नहीं होता। मतलब हम राजस्थानियों को ऐसा लगता है कि सिर्फ जॉब जिसने कर लिया वो सब कुछ कर लेगा, बट जब बिजनेस आप कर रहे हो तो आपकी 7 पीढ़ी तक आप आराम से बैठ के खा सकता है उसको। लेकिन जब आप जयपुर आई थी जी, तो आपने तो जॉब ही शुरू किया था पहले। बिल्कुल। जॉब आपका सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, मतलब आप ज़िंदगी आप जॉब के साथ नहीं जी सकते इतनी अच्छी तरीके से। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं चाहती तो मैं ज़िंदगी भर जॉब कर सकती थी। मतलब मुझे अच्छी पोस्ट पे मैं थी, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने कई विश्वविद्यालयों में काम किया और मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। बट जब मैंने जॉब छोड़ा तो मैं जीरो पे आ गई थी। आपने किसी MNC में भी काम किया है शायद? हाँ, मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया था, जो सीड की कंपनी थी, तो वहाँ मैंने 6 मंथ काम किया था। तो जॉब से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। स्टार्टिंग में अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो उस काम का ही जैसा जॉब करो आप, ताकि आपको कुछ लर्निंग मिलेगी। बट जॉब करना है तो सिर्फ अपने लिए ही करना है, और अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप उन 100 परिवारों को साथ लेके काम करोगे। 100 परिवार आपकी वजह से काम करेंगे, या 100 परिवार आपकी वजह से कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो जॉब और बिजनेस में इतना डिफरेंस तो है। जॉब सिर्फ अपने लिए की जाती है और बिजनेस बहुत सारे लोगों के लिए किया जाता है। तो फिर मैंने बिजनेस चूज किया। हालांकि जॉब से काफ़ी टिपिकल बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको एक चीज़ 9 से 5 वाला नहीं रहता कि 9 बजे गए आप, 5 बजे आप बैग लगा के वापस आ गए। बिज़नेस के अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रगल देखने पड़ते हैं। आपको किसको हायर करना है, किसको निकालना है, निकालने वाली कंडीशन बहुत बुरी होती है। कहाँ आपको सेल इंक्रीज़ करनी है, कहाँ आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, कोई कंप्लेन आ रही है। मतलब आपको पूरे दिन भर फोकस करना पड़ेगा बिज़नेस के अंदर, सब चीज़ें आपको ही देखनी पड़ेगी। चलिए, बिजनेस से पहले मैं आपके शुरुआती बात पे आ जाती हूँ। आप जयपुर आई थी तो उस वक्त तो आपके पास कोई जॉब नहीं थी, है ना? मुझे वो बताइए कि आप घर से कैसे निकली, क्योंकि ससुराल आपका चाहता नहीं था कि आप कोई काम करें, जॉब भी करें, वो भी नहीं चाहता था। अपना बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। तो आपने कैसे यहाँ पे कैसे शुरू किया और कितने पैसे थे आपके पास, किस तरह से वो सफ़र कैसे निकला? एक्चुअल में मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो पिछले 50 सालों से कंटिन्यू, मतलब सरपंच और उस शादी कब हुई आपकी? मेरी 2016 में थी। तो वो चाहते थे कि मैं या तो सरपंच बनूं
या वहाँ कोई ऐसा काम करो, मतलब मुझे बाहर नहीं जाना था। और उनके हिसाब से ठीक है सरपंच बन गए। अब हमारे वहाँ पर क्या होता है, सरपंच महिला होती है पर वो सिर्फ साइन करती है। अभी तक यही चल रहा है? अभी भी यही चलता है मतलब नहीं, मैं बहुत सारी सरपंचों से मिली हूँ, वो काम कर रही हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्यों ऐसा है? नहीं, 90% महिलाएं अब काम करने लगी है, बट अभी भी हमारे जो समाज है उसमें अधिकतर ऐसा होता है कि सरपंच महिला होती है पर काम कोई और ही करता है। और ये सच है, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं तो जयपुर के आसपास इवन उदयपुर तक भी गई हूँ, तो अभी सरपंच महिलाएं काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। हाँ, अभी सरपंच महिला अभी काम कर रही है, मतलब आप पिछले सालों में 10-15 साल पुरानी बात अगर आप करें तो नहीं कर रही थी। अभी परिस्थितियाँ बहुत चेंज है। तो मेरा भी यही मानना था कि अगर मैं सरपंच बनूंगी तो मैं खुद काम करूंगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे किसी ने बोल दिया साइन कर लो तो मैं साइन नहीं करूँगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब वहाँ पर बवाल हो गया था मेरे ससुराल में कि ये कैसे हो सकता है कि जब मैं बोलूँगा कि यहाँ साइन करने तो आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैं बिना ऑथेंटिसिटी के जब मुझे चीज़ें समझ में आएगी तभी तो साइन करूँगी। तो उस टाइम पे फिर मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि ठीक है फिर आपको क्या करना है। तो मैंने कहा मुझे जो भी करना है मेरा खुद का करना है, अगर मुझे कुछ बिज़नेस करना है या मुझे और कुछ करना है। तो मैंने 1 साल भर कुछ नहीं किया था, मैं वहीं पर थी। मैं सोच रही थी कि मुझे यानी 2016 में शादी हुई तो 17 तक मैंने कुछ नहीं किया। 2017 जुलाई के अंदर फिर मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं वहाँ सुबह से शाम मेरा वहाँ पे एक रूटीन था, सुबह खाना बनाना और शाम को खाना बनाना, इसके अलावा वहाँ और कोई काम था नहीं। तो मैं काफ़ी शुरू से एक्टिव थी, स्पोर्ट्स में थी, तो मुझे पूरा दिन ऐसा लगता था कि मैं अब क्या करूँ, पहाड़ हो गया क्या करूँ। तो पहले मैंने कुछ स्टडी की, कुछ एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश की इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट मैं पढ़ाई में इतनी बेटर नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा रट के कुछ काम करना पसंद नहीं था शुरू से मुझे ऐसा था कि प्रैक्टिकल करना है। तो मल्टीनेशनल कंपनी में भी मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था कि वहाँ प्रैक्टिकल मिलता है। तो फिर वहाँ पर जब मैंने ज़िद की कि नहीं मैं जयपुर जाऊँगी, तो फिर लास्ट फाइनल मेरे फादर इन लॉ ने एक शब्द बोला मुझे कि आप जा तो रहे हो पर अपने हिसाब से जाओ, और मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद आप वापस आ जाओगे। तो मुझे वो वर्ड बहुत अच्छी तरीके से याद था। मुझे ऐसा था कि मैं वापस नहीं आऊँगी कभी भी आऊँगी पर ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सामान लेके वापस आ जाऊँगी। तो उस टाइम पे मैं एक बैग लेके आई थी और मुझे लगा कि अभी इंटरव्यू है, चलते हैं वहाँ देखते हैं क्या है। मैं जयपुर आई थी 1 जुलाई को और मेरी 3 जुलाई को ज्वाइनिंग हो गई थी एक एज ए असिस्टेंट। तो आप खाली हाथ आए थे, मतलब पैसे वैसे क्या थे आपके पास? मेरे पास 6-7 हज़ार रुपए थे। इतने वो मेरे फादर इन लॉ ने दिए थे कि ये रखो, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि शायद जयपुर में इतना खर्चा होता है। उनको लगा कि ठीक है जाएंगे, इंटरव्यू देंगे और वापस आ जाएंगे। तो जब मैं यहाँ आई फिर मैंने कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे उनसे कुछ उधार लिया और हमने एक रूम लिया और वहाँ पर रहने लगी। क्योंकि आपके हस्बैंड उस समय कमाते नहीं थे? हाँ, मेरे हस्बैंड उस टाइम स्टडी कर रहे थे। वो आरएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। बट फिर क्या हुआ कि हमने 1-1.5 महीने वहाँ रहे, फिर उन्होंने भी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की और वो स्टडी भी करते थे, पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। और मैंने भी अपनी मैंने तो फुल टाइम जॉब भी की थी, क्योंकि मुझे तो जॉब भी करना था, मुझे स्टडी करनी नहीं थी। मुझे तो आगे जाके कुछ बिजनेस वगैरह कुछ ऐसा करना था। फिर मैंने वहाँ पर पहले मैं इसमें थी एथलेटिक्स वगैरह में थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप एथलेटिक्स में हो तो यहाँ पर एक शूटिंग रेंज है, .22 राइफल शूटिंग, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अभी आप 5 बजे फ्री हो जाते हो, उसके बाद आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आप राइफ़ल ज्वाइन कर लो। तो मैंने वहाँ राइफ़ल की, मैं नेशनल शूटर भी बनी, मैंने शूटिंग भी की काफ़ी टाइम तक। और मतलब यहाँ पर 1-2 साल थोड़ा स्ट्रगल रहा कि ठीक है जो पैसे आते थे मैं शूटिंग में भी लगा देती थी और अपना जो खर्चा था वो कर रही थी। बट फिर मैं एक यूनिवर्सिटी में गई जहाँ पर मुझे बाहर जाने का मौका मिला, हिमाचल। तो हिमाचल में एक DMR यूनिवर्सिटी है जो कि मशरूम रिसर्च सेंटर है, मतलब अपने इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ मैं गई तो मुझे पता चला कि मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन है और बहुत न्यूट्रिशन महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल इसमें विटामिन D नेचुरली आपको कहीं से नहीं मिलता बट मशरूम से मिलता है। B12 आपको कहीं से नहीं मिलता, मशरूम से मिलता है। फोलिक एसिड मशरूम में होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, इस तरीके के प्रोडक्ट मशरूम में होते हैं। और आफ्टर प्रेगनेंसी महिलाओं में ये सब कमियां होती है। आपने भी देखा होगा जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनको एक फोलिक एसिड और कैल्शियम और ये टैबलेट तो पंचायतों के माध्यम से सरकार भी देती है।
तो मुझे लगा कि टेबलेट फॉर्म में क्यों दिया जाए, इसको क्यों ना मशरूम फॉर्म में दिया जाए। तो फिर मैंने मशरूम का खेती करना स्टार्ट किया, और ये मैंने किसी को बताया नहीं था उस टाइम पे, और गांव से स्टार्ट किया। गांव मतलब आमलदा, मेरा जो अच्छा मायके से स्टार्ट किया। तो आमलदा गांव का ही मैंने ब्रांड नेम रखा, और आमलदा का नाम से ही मैंने सारा सब कुछ किया। हस्बैंड को कोई आपत्ति तो नहीं हुई इसमें? नहीं, एक्चुअल में उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया इसका, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जब प्रधानमंत्री जी की एक योजना निकली स्टार्टअप इंडिया करके, कि वो महिलाएं या जो वो पुरुष जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं या कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए एक फंडिंग की स्कीम थी। तो उस स्कीम के अंदर ऐसा था कि आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी थी, वरना वो फंड आपको नहीं मिलता। तो हम कंपनी रजिस्टर के लिए सोच रहे थे कि हमारे पास आइडिया तो था, स्टार्टअप आइडिया तो था कि हमें करना क्या है, बट ये पता नहीं था कि कंपनी का नाम क्या रखना है। अच्छा। तो मैंने बहुत ट्राई किया, 20-25 नाम रखे। तो फिर लास्ट में मेरे हस्बैंड ने ही सजेस्ट किया कि आपने ये स्टार्ट मशरूम जो किया है आमलदा से किया है, तो आप इसका कंपनी का नेम भी आमलदा रखो। तो ये पहले तो मैंने सोचा कि आमलदा गांव का नाम है, क्या कंपनी आगे जाके आमलदा फेमस होगा या नहीं होगा, बट फिर मैंने एक फेथ किया कि ठीक है, रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आमलदा सबको पसंद आया, और मुझे 15 लाख का फंड भी मिला गवर्नमेंट से। अच्छा, वो प्रधानमंत्री हाँ, PMRKVY रफ्तार की एक योजना चल रही थी, उसके तरह स्टार्टअप फंड मिला था मेरे को 15 लाख का। तो उसी से मेरी कहानी आगे बढ़ी कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, और प्रोडक्ट अच्छा है। और हस्बैंड का साथ मिल गया ना? हस्बैंड का साथ मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि माता पिता भी बहुत सामाजिक दबाव में रह के आपको हाँ, प्रमोट माता कर रहे पिता ने थे। तो वहाँ से मुझे मना कर दिया था कि अब हम आगे तेरा साथ नहीं दे देंगे। सकते। उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद तुम जानो और आपके हस्बैंड जाने या आपका परिवार जाने। जब मैं बाहर आई थी, बड़गांव से जयपुर आई थी, तब मेरे माता पिता को जब मैंने बताया तो उनको भी काफ़ी परेशानी हुई थी। बड़गांव आपका ससुराल है? ससुराल है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जब मैं बाहर आई तो मेरे माता पिता को जब मैंने बताया तो उन्होंने भी काफ़ी मुझ पे प्रेशर डाला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी 1 साल शादी को हुई है, अभी कहाँ बाहर जाना है अभी तो सास ससुर की सेवा करनी है। तो मैं इस चीज़ में भी एक लाइन बोलना चाहूँगी हमारे पूरे राजस्थान में, कि जो ये सेवा वाली चीज़ है कि अभी मतलब पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। बट जब आप यंग एज में हैं, आपके पेरेंट्स भी यंग एज में हैं, वो अपना खुद का काम सब कुछ कर रहे हैं, तब आप क्या सेवा करेंगे उनकी? कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना बना सकते हैं, तो खाना तो 2 दिन जनों का खाना कोई भी बना सकता है, बट अपनी जो लाइफ का जो मोटो है, सिर्फ इस चीज़ को सोच के आपको ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सेवा करनी है, जब हाँ, अगर एक कंडीशन है कि आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स बहुत वृद्ध हैं, तो आपको ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आपका पहला फ़र्ज़ है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहें। मगर आपके पेरेंट्स यंग है, वो खुद इतने एक्टिव है, आपसे ज़्यादा एक्टिव है, तो आप उनकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो मुझे नहीं, फिर लगता है ना कि ये एक बहाना है कि महिला को घर में बैठाना है। हाँ, फिर वो एक बहाना ये एक रटा रटाया सा है कि जाओ ससुराल में उनकी सेवा करो, और सच में उस समय उनको सेवा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये समाज को समझना चाहिए कि जब तक आप खुद यंग हो, जब आपके बच्चों की शादी हुई है, तो कम से कम उनको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप कुछ अपना काम करो। फिर जब मैं 2 साल यहाँ रही, 2 साल तक ससुराल में मैं जाती थी, मतलब दीपावली पे जाती थी और बीच बीच में जाती थी। बट एक बार जब मेरे फादर इन लोगों को मैंने ज़बरदस्ती यहाँ बुलाया जब मेरा पूरा 3 साल बाद, जब पूरा 3 साल बाद मतलब लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से पहले। तो अच्छा, एक बार 2020 का। हाँ, तो मैंने उनको बुलाया तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि ठीक है, ये कुछ तो कर रहे हैं। पहले उनको लगता था कि जॉब करके क्या कर लोगे, मतलब जॉब का ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है पैसा है घर में, तो आप जॉब क्यों कर रहे हैं। और वो भी पंचायत में थे, तो उन्होंने गांव में इतना कुछ देखा, और पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक जो विरासत थी वो ही काफ़ी थी, ज़मीन भी हमारे पास थी, तो इसलिए तो उनको लगा कि जॉब करके क्या करना है। और एक्चुअली मेरे को जॉब नहीं करनी थी, मेरे को स्टार्टिंग से ही जॉब नहीं करनी थी, मगर मेरे को ऐसा करना था, एग्रीकल्चर में कुछ काम करना था, मुझे ज़मीन चाहिए थी। बट ससुराल में ज़मीन पे अगर एक महिला काम करती है, जाती है, तो एक बहुत ही मतलब विचित्र माहौल बन जाता है, स्पेशली राजस्थान में। मतलब घर में ज़मीन है, लेकिन आप उस अपनी ज़मीन पे आप काम नहीं कर सकते। ये आज भी है। और हमारे तो उस चीज़ को फिर मैंने सोचा कि जब हमारी ज़मीन है, हम काम नहीं कर सकते, यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है दूसरी जगह करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐसी खेती स्टार्ट की जो महिलाओं को ज़मीन की ज़रूरत नहीं है,
हमारे पास ज़मीन होते हुए मैंने ज़मीन पे काम स्टार्ट नहीं करना मतलब कर नहीं पाई मैं। तो मैंने ऐसे सोचा कि महिलाओं के पास ऐसा काम होना चाहिए, ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये जो मशरूम है ये एक झोंपड़ी में हो सकती है, बहुत हम जहाँ बैठे हैं अभी एक छोटे से स्पेस में, इसी इन्वायरमेंट कर में लेंगे। यहाँ भी कर लेंगे। तो उन महिलाओं के लिए मैंने ये काम किया जो महिलाएं घर पे अभी भी इतनी बाउंडेशन है, उनके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो खुद का काम करो या घर छोड़ दो। मतलब या तो घर छोड़ के ही करो, आप काम करना है तो घर छोड़ के ही करो। तो वो महिलाएं कहीं ना कहीं नहीं कर पाती है, ऐसा स्टेप नहीं ले पाती है, या बहुत सारों के बच्चे हो जाते हैं तो महिलाएं ये सोच के भी रह जाती है कि इन बच्चों को हम कैसे परवरिश करेंगे, समाज में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिर मैंने सोचा कि इसी मशरूम को चूज किया जाए जो 45 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, कोई भी महिलाएं अपने घर पे आराम से कर सकती है और खेती करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकती है। बट जब मैंने ये स्टेप लिया तो अब मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारी ऐसी महिलाएं मुझे मिलती है कि आपके बाद हमने आपको दिखा कि हमने ये काम स्टार्ट किया। अच्छा, वो बताती हैं कि अनु ऐसा कर रही हैं तो हाँ, हमें करने दीजिए। हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो फिर घर वाले उनको इजाज़त देते हैं। घर वाले इजाज़त देते हैं। और बहुत सारे ऐसे हस्बैंड भी है जिनको परेशानी भी है कि ठीक है मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया, तो बहुत सारी महिलाएं बोलती भी है कि उनके हस्बैंड ने सपोर्ट किया आप भी करो। तो वो वाली एक समस्या भी है। पर महिलाएं काफ़ी अच्छा काम कर रही है और मुझे भी अच्छा प्राउड फील होता है कि महिलाएं घर पे भी काम कर रही है। मैं महिलाओं को ये भी बोलती हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप घर से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। घर में अगर आप गाय भैंस रख के अपनी डेयरी का काम करते हैं तो भी आप 15 से 20 हज़ार 30 हज़ार आप इनकम जनरेट कर सकते हैं खुद की। तो ये भी कोई छोटा काम नहीं होता। अब कुछ लोगों को गोबर उठाने में शर्म आता है कि नहीं हम महिलाएं हैं कैसे ये करेंगे। तो अगर आपको काम करना है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। जब मैंने मशरूम स्टार्ट किया था तो कंपोस्ट तैयार करना होता था, तो कंपोस्ट में इतनी स्मेल आती थी स्टार्टिंग में। जब बटन मशरूम किया तो जब लेबर काम करते थे वो भी भाग जाते थे, मुझे खुद को पावड़ा उठाना पड़ा, मुझे खुद को काम करना पड़ा। बट उसमें मैंने हेजिटेट नहीं किया। और जब मैं ये काम करती थी तो बहुत सारे, जब गांव में काम करती थी आमलदा के अंदर, तो बहुत सारे लोग आते थे बोलते थे अच्छा भैसा ससुराल में नहीं रहते हैं क्या। अच्छा। मतलब वो देखते थे कि ये यहाँ आके काम कर रहे हैं। गांव में एक ये भी चर्चा उठ जाती है कि ससुराल में नहीं रहती है। हाँ, ये ससुराल वालों ने छोड़ दिया तभी तो मायके में बैठी है। मायके में घर वालों के लिए जवाब और देना हालांकि मैं मुश्किल। बहुत कम रहती थी वहाँ पर। मतलब यहाँ मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करती थी, टाइम टाइम पे वहाँ हर सैटरडे संडे जाती थी, काम करती थी। मेरे मदर वगैरह ने भी काफ़ी उस चीज़ को समझा और उन्होंने भी उस चीज़ को किया साथ साथ में। जब आप नहीं है वहाँ, जब मैं नहीं होती थी तो वही संभालते थे। तो बहुत सारे लोग मम्मी से भी सवाल करते थे कि अब ये ससुराल नहीं जाते हैं क्या, ये वहीं रहते हैं क्या। फिर मेरे मम्मा बोलते थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं साथ में। तो बोले अच्छा वहाँ से अलग हो गए क्या। बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने अपने फादर इन लॉ को भी काफ़ी समझाया और मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मेरे ससुराल में बात करना बंद कर दिया। क्यों करूँ मैं बात करना बंद। वो उनकी थॉट प्रोसेस अलग थी, मेरी थॉट प्रोसेस अलग थी। मुझे कुछ करना था तो मैंने जो स्ट्रगल किया उसमें मैं जिम्मेदार मेरे ससुराल को नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये उनका भी एक बाउंडेशन था, एक सामाजिक सोच, सामाजिक दबाव था और सामाजिक दबाव था। और मेरे हस्बैंड ने बायोंड मेरी हेल्प की। तो ये मैं उनको एक बहुत ही बड़ी वो चीज़ मानती हूँ कि उनके ऊपर भी समाज का दबाव तो होगा। जैसे उनके बहुत सारे ऐसे ब्रदर होंगे या बहुत सारे उनके रिश्तेदार होंगे जो उनको फ़ोन करते होंगे कि भाई ये ऐसे खेतों में काम करते हैं, इस तरीके से मशरूम उगा रहे हैं। स्टॉल लगाई है मैंने बहुत जगह, अपनी एक कैनोपी बना के रोड पे मैंने स्टॉल लगाई है बहुत बार। और मेरे जब स्टूडेंट मिलते थे, मैं जब MBA के स्टूडेंट को पढ़ाती थी, वो स्टूडेंट मेरे को रोड पे मिल जाते थे कभी, मैडम आप स्टॉल लगा रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं सेल कर रही हूँ। मैंने कहीं बहुत बड़ी बड़ी इसमें यूनिवर्सिटी जो कैंपस लगते थे, तब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने खुद ने स्टॉल लगाई है, मैं खुद खड़ी रहती थी वहाँ पर। बहुत ऐसे जो होटल्स थे 5 स्टार होटल, वहाँ मैंने खुद ने स्टॉल लगाई है। तो मुझे शर्म नहीं आती थी क्योंकि मुझे प्राउड होता था मेरा काम है, मेरा एक प्रोडक्ट है जो कोई लेके जाएगा और स्वस्थ होगा। और जब मेरे प्रोडक्ट कोई लेके जाता था और वो मुझे वापस बताता था कि आपकी वजह से, एक केरला की एक लेडी थी, उसने मुझे यहाँ राजस्थान में आके धन्यवाद बोला मेरे प्रोडक्ट की वजह से। क्या प्रोडक्ट दिया था उनको? मैंने उनको एक श्रूम लेडी करके एक प्रोडक्ट दिया था। आपके पास है? हाँ, ये एक श्रूम लेडी प्रोडक्ट है।
तो ये श्रूम लेडी मैंने जब उनको दिया और उनको बोला कि आप यूज़ करना इसको, आपको वो फर्स्ट टाइम लेके गए उनको पहली बार में, तो ये जो प्रोडक्ट था उनको इतना पसंद आया और जो उनकी इम्यूनिटी थी तो उन्होंने अपनी सास को दिया, उन्होंने कम से कम 10 प्रोडक्ट और मेरे से मंगवाए। अच्छा, तो सबको इसके? दिया, हाँ। तो उनको लगा कि वास्तव में इम्यूनिटी इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, उनका B12 का प्रॉब्लम था वो इंक्रीज़ हुआ और वो जो काम करते थे उसमें थोड़ी सी और अच्छा काम करने लगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे खुद मिलना चाहती हूँ, यार ऐसा प्रोडक्ट मैंने देखा नहीं है और इसको खाते क्यों नहीं है लोग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने केरला के अंदर मेरी इतनी पब्लिसिटी कर रखी है कि वहाँ से मतलब पर डे मेरा एक प्रोडक्ट ऑर्डर होता ही होता है केरला से। और बहुत सारी यहाँ पर भी एक लेडी है जयपुर के अंदर, उन्होंने जब ये प्रोडक्ट लिया तो उनका भी यही कहना था कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मतलब खुद को हम यंग महसूस करने लग जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है। आप कितने प्रोडक्ट बना रही हैं? अभी लगभग मेरे पास 15 प्रोडक्ट है जो हमने खुद ने रिसर्च करके डेवलप किया है। बाकी 150 प्रोडक्ट मेरे पास ऐसे भी है जो मैं सेल कर सकती हूँ आयुर्वेदा लाइसेंस के थ्रू, आयुष के थ्रू। अच्छा, तो आयुष के से आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगा इसके लिए, तो वो कैसे किया, वो कोई प्रोसेस है उसका? हाँ, आयुष का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, उसमें आपके पास 6-7 रूम होने चाहिए तब जाके आपको आयुष का सर्टिफिकेट। अच्छा, कुछ क्राइटेरिया है उनके? क्राइटेरिया है क्योंकि जैसे फूड सेफ्टी है उससे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया। तो आपके पास फूड सेफ्टी का जब सर्टिफिकेट था ऑलरेडी आपने ले रखा था, तो फिर आयुष में जाने की क्या वजह थी? आयुष में जाने का एक कारण था कि जो मशरूम है ये राजस्थान के लिए बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट है और लोगों को ऐसा मिथ था पहले कि मशरूम खाने से एलर्जी हो जाती है। अच्छा। या फिर ऐसा था कि बहुत सारे लोग इसको नॉनवेज समझते थे, तो नॉनवेज को कभी भी आयुष सर्टिफाइड नहीं करता है। तो मैंने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल है, ये नॉनवेज नहीं है, ये फूड प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट है और ये मेडिसिन भी है। ये मेडिसिन इसलिए है कि इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं। तो जब हमने आयुर्वेदा लाइसेंस लिया तो लोग इसको पढ़ते हैं कि हाँ एक सर्टिफाइड जगह से ये सर्टिफाइड है, तो इसीलिए फिर मैंने इसको अप्लाई किया। लेकिन अगर मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बताऊं तो आयुष में कभी भी मशरूम जैसा प्रोडक्ट नहीं था, तो आप तो पहले व्यक्ति हैं जो उसको लेकर गए। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए वहाँ आपको क्या कुछ कन्विंस करना इजी था या नहीं? ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क था। कम से कम 2 महीने में ऑफिस के अजमेर में और बहुत सारी जगह चक्कर काटती रही ये साबित करने के लिए कि मशरूम एक नेचुरल प्रोडक्ट है। और ये आयुष मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से ये आयुष मंत्रालय के अंदर आता है, ये आपको साबित कैसे करना पड़ा होगा ना? हाँ, उनका एक रूल है कि एक बुक आती है चरक संहिता और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी उनकी कुछ क्राइटेरिया की फिक्स बुक्स है जो शायद 24-25 बुक्स हैं। उसमें आयुर्वेद की जो हमारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, पुरानी जो पुरानी, हाँ, जिसमें से चरक संहिता को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बुक में ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि मशरूम एक मेडिसिन है या मशरूम से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है या मशरूम से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं तो हम आपको दे देंगे। तो जब उन्होंने ये बोला तो फिर मैंने बुक्स खरीदी। मैंने कम से कम 10-15 हज़ार की बुक्स खरीदी और बुक्स में स्टार्ट किया, किसी न किसी में तो मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये था कि चरक संहिता में छत्रक लिखा हुआ था, मैं ढूंढ रही थी मशरूम। तो मशरूम तो अंग्रेजी शब्द है। तो छत्रक मुझे पहली बार पता चला जब मैंने नेट पे इसके वो पढ़े कि सिनोनिम्स क्या क्या है, तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा मशरूम ही छत्रक है। तो फिर छत्रक लिखा हुआ था, फिर मैंने उनको बताया तो एक्चुअल में उनको फिर बाद में समझ में आया कि वास्तव में ये एक छतरी जैसा होता है ना, छतरी जैसा होता है, इसलिए छत्रक संस्कृत शब्द। और शायद जिस टाइम पे चरक संहिता लिखी गई थी उस टाइम भी छत्रक लिखा होगा और उन्होंने छत्रक के नाम से ही किया होगा, तब उन्होंने मेरे को इसको ऑथेंटिक किया। तो इसका मतलब ये है कि आयुष मंत्रालय से आप पहली सर्टिफिकेट होल्डर हैं भारत के जिसने मशरूम पे काम स्टार्ट किया। हाँ, बिल्कुल ये कहा जा सकता है क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इतना समझाया और इतनी चीज़ें की, इसका मतलब यही है कि उनको पहला जानकारी जानकारी नहीं थी या मशरूम के बारे में पता नहीं था। और ऐसे देखा जाए तो राजस्थान मतलब इंडिया के अंदर मेरी पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने मेडिसिन स्टार्ट किया मशरूम का।
बाकी सब मशरूम को वेज मानते थे कि ठीक है सब्जी के लिए काम सब्जी में के ले। लिए, हाँ। बट अभी मेरे बाद जितनी भी कंपनियां स्टार्ट हुई है मशरूम में, वो जो पर्टिकुलर मशरूम बेच रही है वो मेरे बाद हुई है। तो 2020 में मैंने जब मशरूम के कंपनी का रजिस्टर किया था, तो स्टार्टअप फंड भी मुझे इसी वजह से मिला था, क्योंकि मेरी पहली कंपनी थी जो इस तरीके का स्टार्टअप कर रही थी। मैंने सबसे पहले मशरूम की नमकीन बनाई थी, और उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया। बट फिर मैंने चीज़ों को समझा कि अगर हमें स्वस्थ लोगों को करना है, प्रधानमंत्री जी भी अभी ऑयल छोड़ने के लिए और इन सब के लिए बोल रहे हैं, तो अगर लोगों को स्वस्थ करना है तो किसी भी ऑयल के या इस तरीके के मिक्सअप में मेरे को मशरूम नहीं देना चाहिए, प्योर और फॉर्म में ही प्योर दे। फॉर्म में देना चाहिए। तो अगर आप 100 ग्राम मशरूम को अगर आप सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो 10 ग्राम मशरूम आपका बचता है। अच्छा, 90% इसमें पानी होता है, पानी होता है। 10% सॉलिड पार्ट है। तो हमारा पाउडर भी या किसी भी मशरूम का पाउडर अगर आप यूज़ करते हैं, 10 ग्राम अगर डेली आप मशरूम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 100 ग्राम डेली का मशरूम यूज़ कर रहे हैं। तो उससे काफ़ी स्वास्थ्य में आपके लाभ होंगे। जैसे यंग बच्चों की बात करें, अगर यंग बच्चे इसे लेते हैं तो पीसीओडी की समस्या उससे कम होगी, क्योंकि फोलिक एसिड और ये सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर हाँ, होती है। गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। और विटामिन डी होती है, जो हमारा ब्लड अगर ज़्यादा बनता है तो विटामिन डी भी D2 अगर कम हो जाता है तो हमारी बॉडी D3 यूज़ करती है, मतलब हमारी बॉडी D2 को D3 में कन्वर्ट करती है। बाकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मशरूम को मतलब D2 को कन्वर्ट करती हो, तो हमें डायरेक्ट कैप्सूल खाने पड़ते हैं D3 के। तो इसमें आप मशरूम अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी D2 बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास कोई है ऐसा प्रोडक्ट इसका? हाँ बिल्कुल, जो ओइस्टर के जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे, ये हमने लिक्विड फॉर्म में बनाया है, जो इसको सिर्फ 10 ड्रॉप आपको लेनी है। ये आपको कैंसर जिन लोगों को है उनको भी काफ़ी मददगार है। ये दुनिया की सबसे महंगी मशरूम है, कोर्डिसेप्स जिसको बोला जाता है। ये 8 लाख रुपए केजी सेल होती है मार्केट के 8 अंदर। लाख रुपए किलो किलो? किलो बट इसको हमने अभी लैब में स्टार्ट किया, और लैब से इस मशरूम को हमने अभी 2 से 3 लाख रुपए तक हम इसको लो कॉस्ट पे लेके आ गए। मतलब जितनी भी मशरूम है मैंने इसको लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया। पहले वहाँ समझा कि कॉस्ट क्यों ज़्यादा लग रही है, और उसको फिर हमने लो पे हम कैसे लेके आए। तो इस मशरूम को अभी हम लोग बहुत इसमें दे सकते हैं कि जैसे किसी की कैंसर थेरेपी चल रही है, तो उसके अंदर अगर आप 10 ड्रॉप इस मशरूम को देंगे, कोर्डिसेप्स देंगे, तो उससे उसको काफ़ी हेल्प होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। उसका कारण है कि कैंसर अपनी जो सेल्स को मार देती है, जो थेरेपी देते हैं वो भी कैंसर सेल वाली थेरेपी जो सेल होती है उसको हम मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ताकि वहाँ पर दोबारा वापस ग्रोथ नहीं हो पाए। तो उससे क्या होता है, इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन भी कम रहता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, कोर्डिसिपेन नाम से एक प्रोडक्ट होता है इसके अंदर, एक तत्व होता है, उससे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। इससे आपको एनर्जी काफ़ी बूस्ट रहेगी, और कैंसर पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप अगर डेली वर्कआउट करते हैं, जैसे जिम वाले जो बच्चे हैं वो जिम करते हैं, उनको पुशअप करते हैं, तो जैसे 10 पुशअप उन्होंने लगाए हैं, तो इसको लेने के बाद उनकी जो पुशअप की क्षमता है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। प्री वर्कआउट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एक और है मुझे लग रहा है इसमें। नहीं, इसमें अच्छा, ड्रॉपर हमने साथ ड्रॉपर, दिया है, अच्छा। ताकि ये 10 ड्रॉप से इसको ज़्यादा नहीं लेना, मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है गर्मी करता है। मतलब अगर आप सर्दियों में इसको 10 ड्रॉप ले लेते हैं तो आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। जो कमज़ोर लोग हैं, एनर्जी रिलीज करता है। रिलीज़ करता है। तो अच्छा। गर्मियों के दिनों में हम इसको 5 ड्रॉप रिकमेंड करते हैं, और सर्दियों में इसको 10 से 15 ड्रॉप हम रिकमेंड करते हैं, तो वो लोग इसको ले सकते हैं। और ये कैप्सूल है मेरे हाँ, ख्याल में। इसके अलावा हमने एक कैप्सूल बनाया नीम बूस्टर, जो कि नीम बूस्टर। हाँ जो नीम से बना हुआ है। और एक और हमारे पास एक कैप्सूल है जो कि है टर्मरिक बूस्टर, जो कि स्पेशल हल्दी से बना हुआ है। तो आपने अच्छा, ये मशरूम्स के अलावा है? अलावा है, ये 2 चीज़ मशरूम के अलावा इसलिए बनाई मैंने, क्योंकि हमारे जो रसोई में जो राज होता है वो हल्दी ही है। अगर हम हल्दी रोज़ खाते हैं, 1 चुटकी हल्दी अगर आप रोज़ पानी में के अंदर लेते हैं, अगर गुनगुने पानी में ले लेते हैं या किसी भी ठंडे पानी में लेते हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनाती है ये हल्दी।
तो अब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हल्दी लेने में बहुत लोगों को समस्या होती है कि हल्दी आप ऐसे चम्मच भर के, अगर बहुत सारे जो हमारे वृद्ध थे वो तो खांसी चलती थी हल्दी ले लेते थे, जुकाम होता था हल्दी ले लेते थे, पर आजकल के बच्चे हल्दी नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए हमने एक टेबलेट, इसका फॉर्मेट बना के टेबलेट बनाया, ताकि रोज़ अगर कोई डेली इसको हल्दी लेता है तो उसको कभी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा मकसद ये है, जैसे कि अमलदा की एक मैंने टैगलाइन बनाई थी, अमलदा मतलब सेहत भी और मुस्कान भी। अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आपकी मुस्कान अच्छी रहेगी। तो हम स्माइल के लिए काम करते हैं, मतलब हमें ज़रूरी नहीं कि आप अमलदा से प्रोडक्ट खरीदें, मगर आप जो आपकी जो डेली जो दिनचर्या है, आपकी डेली रूटीन है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी शामिल करें कि जिससे आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, आप हॉस्पिटल को अवॉइड करें। उसके लिए आप डेली हल्दी ले सकते हैं, आप डेली मशरूम खा सकते हैं, डेली आप एप्पल खा सकते हैं, और कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की वॉक कर सकते हैं। अगर आप डेली वॉक करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप डेली अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, और जब आप हेल्दी रहेंगे तभी आप सोच पाएंगे कि हमें पैसा भी कमाना है और परिवार को भी स्वस्थ रखना है। हाँ, और बिल्कुल परिवार को भी, अगर कोई बीमार आदमी परिवार के बच्चों को अगर बोलता है कि आप वॉक करो तो नहीं करेगा, क्योंकि खुद बीमार है। तो हमें पहले खुद को स्वस्थ रहना पड़ेगा, स्पेशल महिलाओं के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परिवार कैसे रहेगा। और हम कहीं ना कहीं महिलाएं ये गलतियां करते हैं कि हम दूध गर्म करते हैं, लास्ट में मान लीजिए आपके पास 1 लीटर दूध है, 5 लोग आपके घर में हैं, तो आप चाहेंगे कि सबको दूध पिलाया जाए, आप खुद नहीं पियेंगे, आप सोचेंगे कि पहले सबको पिला देते हैं। ये चीज शुरू से रहा है। दूध और भोजन में भी सब्जी फल कुछ भी देखिए, तो फर्स्ट हम सबको पहले खिलाएंगे, जो बचेगा वो माए खाएंगे। तो बचेगा या नहीं बचेगा उसका भी कोई कह नहीं सकता। तो मुझे लगता है इसीलिए मैंने श्रूम लेडी जो आपको बताया था प्रोडक्ट, श्रूम लेडी इसीलिए बनाया है कि आप 1 चम्मच लेंगे, आपको पूरे दिन भर की एनर्जी मिलेगी। अगर आप दूध भी नहीं पी रहे हैं और आप पूरे दिन भर काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। आपने भी यूथ की बात की और पुशअप की बात की, तो इसके लिए सप्लीमेंट भी आते हैं जो जिम वगैरह में लेते हैं, उसमें और इसमें आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं, या लोगों से क्या बोलकर कन्विंस करती हैं कि ये लो वो ज़्यादा ठीक नहीं है क्या? देखिए, हम इसको फूड सप्लीमेंट मानते हैं, मतलब ये ऐसी कोई दवाई नहीं है। मैंने आयुर्वेदा लाइसेंस सिर्फ इसलिए लिया कि लोगों को लगे कि ये एक अच्छी चीज़ है, और खुद आयुर्वेदा ने रिकमेंड किया है कि ये दवाई है, मतलब फूड सप्लीमेंट औषधि वर्ड अपन यूज़ ले सकते हैं इसमें, इसीलिए इसको यूज़ किया। बाकी इसमें हम केमिकल नहीं डालते, पहली बात, क्योंकि प्रिजर्वेटिव की, किसी भी मशरूम को प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितने दिन तक रह जाते हैं? ये आराम से 2 साल, आप किसी भी मशरूम को ड्राई करने के बाद अगर आप पाउडर बनाते हैं और एयर टाइट रखते हैं तो 2 साल तक ये पाउडर ख़राब नहीं होगा। बिना किसी कोई भी प्रिजर्वेटिव किसी भी तरह का नहीं, किसी को भी नहीं डालना है। अगर आप मशरूम अगर आपके पास है तो आप सुखा के इसको एयर टाइट रखें, तो इसको प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें हम सब लिए लोग बोलते हैं कि अगर आपने डेली 1 एप्पल खा लिया तो आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा और आप बीमार नहीं होंगे। आपने भी ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ये तो एप्पल के बारे में, 1 एप्पल अ डे की डॉक्टर अवे, ये तो हाँ, हमेशा ही सभी को बोला जाता है। तो उसके पीछे का राज क्या है, कभी आपने जाना उस चीज़ को? तो एप्पल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से अगर आप एप्पल खाते हैं तो आप डेली मतलब अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप में कोई बीमारी नहीं पनपेगी। तो मशरूम के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। तो अगर आप डेली मशरूम खाते हैं या एप्पल खाते हैं, एप्पल आपको महंगा पड़ेगा, मशरूम आपको सस्ता पड़ेगा। तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एप्पल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अभी 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो एप्पल आते हैं, 4-5 एप्पल आते हैं, पूरा 1 एप्पल एक आदमी खा नहीं पाएगा घर में, जो मिडिल क्लास लोग हैं। बट आप मशरूम अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे हमने जो पैकेट बनाए हैं, वो अगर एक घर के अंदर एक पूरा पैकेट जाता है जो लगभग 500-600 रुपये का होगा, वो पूरा महीना आप यूज़ कर सकते हो। और एक पैकेट का अगर मैं अंदाज़ा पूछूं क्या रेट होता है मार्केट में, मोस्टली किसी भी कंपनी का हो तो? मशरूम के अधिकतर पैकेट्स ही 600-700 रुपये का आता है, जो 1 महीने आपका चलता है।
बाकी कंपनीज शायद पाउच में देती है नहीं देती पता नहीं है, बट मेरी जो कंपनी है वो पाउच में हम देते हैं, ताकि डोज भी फिक्स रहे लोगों को कि पाउच पूरा खोला और आपने ले लिया। तो एक फिक्स डोज, आप चम्मच भर के अपन लेते हैं तो कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और कभी कभी कस्टमर ये भी बोलते हैं कि 1 महीने पहले ही ख़त्म हो गया, तो हम फिक्स उसमें 30 पाउच देते हैं ताकि 30 दिन आपको चले और उसमें एनर्जी आपकी बूस्ट रहेगी। तो इस तरीके के हमने प्रोडक्ट बनाए हैं जो 15 to 30 डेज़। एक प्रोडक्ट हमने अधिकतर हमारे सारे प्रोडक्ट 15 दिन के हैं। 15 डेज़ का कोई भी कंपनी 15 डेज़ का प्रोडक्ट नहीं बनाती है, हम लोग बनाते हैं। उसके पीछे मेरा ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप 15 दिन के बाद आप और लेके आएंगे। अगर अच्छा नहीं है तो 1 महीने बाद भी आप नहीं आएंगे और आपका पैसा भी कम खर्च होगा। आपने कम पैसा खर्च किया और एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो हमने हर एक प्रोडक्ट को 15 दिन का रखा है कि पहला जो ऑर्डर है आप 15 डेज़ का लीजिए, उसके बाद अगर आपको फ़ायदा महसूस होता है तो आप 1 महीने का या और किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो बाद में लीजिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो कहती है कि हम भी इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ पहले आप खुद यूज़ लीजिए। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं कि आप बीमार होगे तभी लोगे, आप अभी भी ले सकते हैं। अगर एनर्जी, आप डेली काम करते हैं तो शाम को आपको ऐसा लगता है कि जाके बस सोना है, थक गए, अब काम नहीं हो सकता है, लिमिट ख़त्म हो चुकी है, तो उस टाइम आप प्रोडक्ट लें और यूज़ करें। फिर आप देखें कि आप अब वो लिमिट कहाँ तक बढ़ी है, क्योंकि जैसे जैसे एज होती है, जो मैंने पढ़ा है वो बता रही हूँ। मैं एक साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, बट मुझे स्टडी से ज़्यादा समझ में आ रहा है, साइंटिस्ट भी स्टडी करके ही साइंटिस्ट बनते हैं। तो मैंने पढ़ा है कि जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए 15 से 16 घंटे की नींद होती है, जो 1 से 2 साल का बच्चा होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो नींद है वो कम होती जानी चाहिए, मतलब इतना नहीं सोना चाहिए उसको। छोटा बच्चे को जैसे 16 घंटे आप नींद दो, अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। फिर वो 7 से 8 साल होता है, 8 से 10 साल होता है, 15 से 16 साल होता है। तो जो ये एज आती है इसमें हम 8 साल 8 घंटे नींद के लिए बोलते हैं कि 8 घंटे नींद होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा, अगर आप 17 से 25 साल के अंदर इससे ज़्यादा आप नींद निकाल रहे हो 8 घंटे से, तो इसका मतलब है आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको थकान हो रही है या और कोई प्रॉब्लम है, या आप 8 घंटे से कम नींद निकाल रहे हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ों में इन चीज़ों में आपको पता लग सकता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है नहीं है। जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं तो हम, जैसे हमारी जो उम्र है 35 से ऊपर या 50 से ऊपर चले गए, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 4 बजे उठ जाते हैं, 50 वाले, और फिर बच्चों को बोलते हैं कि हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, तुम 8-8 बजे तक सोते रहते हो। तो ये इसलिए है कि नींद उनकी कम होती जाती है। एक वृद्ध आदमी 4 घंटे की नींद सफिशिएंट होता है। अगर आप मोदी जी की लाइफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लगभग 4 से 5 घंटे ही सोते हैं, तो वो उनके सेहत के लिए ख़राब नहीं है, अच्छा है। तो वो चीज़ें हमें इंडिकेट करती है कि हम बीमार हैं या स्वस्थ हैं। तो अगर वृद्ध जो हो जाते हैं, 50 साल से ऊपर हो जाते हैं, उनको 4 घंटे ही नींद आती है, 5 घंटे ही नींद आती है, वो गलत नहीं है। उनको इतनी ही नींद आएगी, उनको ज़रूरत भी इतनी है। बट 4 घंटे 5 घंटे नींद आती है वो गलत नहीं है, बट जो काम करते हैं तो उनको एनर्जी लेवल ज़्यादा चाहिए, वो चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं। तो एनर्जी लेवल ज़्यादा देने के लिए हमें कुछ ना फूड सप्लीमेंट तो उनको देना पड़ेगा वृद्ध लोगों को। तो आप मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं या फूड सप्लीमेंट कोई भी हो आप यूज़ करें ऑर्गेनिक तरीके से जो है आपके पास। आप सबसे अच्छा है कि आपकी जो रसोई है वही आपका फूड सप्लीमेंट है। तो हल्दी आप रोज़ लें, इस तरीके की आप चीज़ें डेली लेकिन वो जिम वाली बात का मुझे जवाब नहीं मिला, वहाँ भी फूड सप्लीमेंट बताते हैं, उसके बारे में हाँ आपका क्या? बिल्कुल। उसके जो हमारा जो प्रोटीन है वो मशरूम एक दुनिया का एक ऐसा प्रोटीन है, दूध का जो प्रोटीन है वो डाइजेस्टेबल प्रोटीन माना जाता है। इसके बाद आप वेज प्रोटीन के अंदर आते हो तो उसके अंदर 70% डाइजेस्टेबल माना जाता है। और अगर आप किसी और प्रोटीन के ऊपर जाते हो जैसे सोया प्रोटीन है, ये 50% ही डाइजेस्टेबल होता है। बट जो मशरूम का जो प्रोटीन है वो 90% डाइजेस्टेबल होता है। अगर आप बिल्कुल कमज़ोर हो और इस प्रोटीन को ले लेते हो तो भी आपको डाइजेस्ट करेगा ये। और बट बाकी जो प्रोटीन होते हैं अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की और डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपकी किडनी और लीवर इन सब पे इफ़ेक्ट डालेगा। बाकी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिम करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने लग जाते हैं या ऐसे सप्लीमेंट लेने लग जाते हैं जिसके अंदर काफ़ी उनको स्टेमिना बूस्ट करने के लिए हाँ, आजकल ये बाजार किया में जाता बहुत मिल है, रहा है। बाजार में बहुत मिल रहा है। तो उससे उनको कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट बाद में होते हैं, क्योंकि वो आप डायरेक्ट बॉडी को
बूस्ट कर रहे हो, डायरेक्ट बूस्ट कर रहे हो, उससे कहीं ना प्रेशर डाल रहे हो आप बॉडी पे, तो उससे आपको स्टेमिना अभी तो बूस्ट हो जाएगा, अभी आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, बट जब आप छोड़ोगे तो वो काम वैसे ही करेगा जैसे आपने ड्रग्स छोड़ दिया हो। तो ये जो सप्लीमेंट है ये फूड सप्लीमेंट है, इसको अगर आप ले रहे हो, जिम नहीं भी जा रहे हो तो भी आपको ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और अगर आप जिम जा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको फ़ायदा भी देगा, और आपको जब आप इसको छोड़ दोगे तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नज़र नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम करते हैं, वो काफ़ी वीडियो बना के डालते हैं आफ्टर 35 के बाद या 40 एज के बाद या 50 एज के बाद, कि हम पहले जिम करते थे, हमने ये गलतियाँ की, हमने ये सप्लीमेंट खाए, इस वजह से हमें ये नुकसान हुआ। तो मैं किसी कंपनी का नाम या किसी का नहीं लेना चाहूँगी, बट ये है कि आप ऑर्गेनिक फूड खाएं। जैसे आप बहुत सारी जिम के अंदर भी बहुत सारे लोग बनाना यूज़ करते हैं या ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे उनको फूड सप्लीमेंट कम लेने होते हैं, तो आप अगर वो चीज़ें ले सकते हैं तो बेटर है, और नहीं तो आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो ऑर्गेनिक हो या फिर जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, तो आपकी बॉडी को हील भी करेगा और इम्यूनिटी भी देगा। तो दोनों में हमारा इतना सा फ़र्क है। अगर आपने जो पूछा था कि जो मशरूम के जो प्रोडक्ट होते हैं और जो फूड सप्लीमेंट होते हैं जिम के अंदर जो दूसरे बच्चे यूज़ करते हैं, उन दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में इतना फ़र्क है कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई भी बच्चा अगर जिम ज्वाइन करता है तो उसको इम्यूनिटी चाहिए, तो वो प्रोटीन लेगा। तो जब वो प्रोटीन लेगा तो 2-3 किलो का जो डिब्बा आएगा वो सिर्फ प्रोटीन होगा उसके अंदर, और कुछ नहीं होगा। फिर उसको अश्वगंधा अलग से उठा के लानी पड़ेगी, उसको और विटामिन या B12 के लिए अलग से प्रोडक्ट लेगा। तो उसका घर ऐसा हो जाएगा जिम वाले बच्चे का कि उसके अलग अलग डिब्बे उसको आपको दिखाई देने लगेंगे कि ये विटामिन डी का है, ये अश्वगंधा है, ये B12 है, ये कैल्शियम है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। बट मशरूम से बने हुए, आप किसी भी मशरूम से बने हुए, दुनिया में बहुत सारी मशरूम है जिसमें से 15 तरीके की मेडिसिनल मशरूम है। किसी भी मशरूम को अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन आपको सारे एक ही प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे, और यही हमारा सरूम लेडी की पहचान है। बहुत सारी महिलाएं भरोसा नहीं करती है, या बहुत सारे जो देख रहे होते हैं हमारे को, उनको बड़ा सरप्राइज़ होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोस डाले हैं, या फिर उन महिलाओं के वीडियो डाले हैं जो स्वस्थ हुए हैं, तो जब वो बोलती है तो लोगों को, देखने वालों को ऐसा लगता है एक प्रोडक्ट से ऐसा कैसे हुआ? तो एक प्रोडक्ट से, मशरूम से हुआ, क्योंकि मशरूम के अंदर विटामिन D12 है, विटामिन D3 आपको कहीं नहीं मिलेगा, मशरूम में मिलेगा। बी सारे कॉम्प्लेक्स B6, B1, B12 ये सारे आपको मशरूम में मिलेंगे। कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मशरूम में होता है। सबसे बड़ी बात, हम फैट इग्नोर करते हैं, हमें फैट नहीं चाहिए फैट नहीं होती है इसमें, मशरूम के अंदर, फैटलेस है। 0 फैट है, फैटलेस है। इसके अलावा ये नॉनवेज नहीं है, ये हम लोग लैब के अंदर भी साबित कर चुके हैं, और आयुर्वेदा ने भी साबित कर चुके हैं कि ये नॉनवेज नहीं है। इसके अलावा आप इसके अंदर कोई केमिकल हम नहीं मिला के दे रहे हैं, कोई प्रिजर्वेटिव, जो हमारे जितने पाउडर है उसके अंदर आप लैब टेस्ट करवाइए, उसमें आपको प्रिजर्वेटिव नहीं मिलेगा, किसी भी लैब में जाइए आप। इसके अलावा हमने और ऑथेंटिसिटी के लिए या मशरूम प्रोडक्ट के लिए जो निफ्टम करके एक लैब है हरियाणा के अंदर, जो कुंडली के अंदर है, निफ्टम के अंदर हमारी अभी बात चल रही है कि हम हमारे सारे प्रोडक्ट वहाँ से हम टेस्ट सर्टिफाइड करवाएं, और वो मतलब पूरे इंडिया में जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो वहीं से सर्टिफाइड होता है। अभी बहुत चर्चा में थी ये कंपनी, ये निफ्टम। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि हमारे वहाँ के सर्टिफाइड हो, तो अभी हमारी बात चल रही है। मैगी पर शायद निफ्टम ने ही किया था ना। हाँ, लास्ट जो फाइनल डिसीजन था वो निफ्टम का ही था मैगी में, और वही माना गया। तो इसीलिए अभी हम भी यही सोच रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट हो वो निफ्टम से सर्टिफाइड हो, तो इसीलिए फिर बाद में लोगों को सवाल ही उठाने का मौका नहीं मिलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं है। तो मशरूम मुझे लगता है कि सबको डेली यूज़ करना चाहिए, जो भी हमें देख रहा है या सुन रहा है, तो ताकि आपको कैंसर नहीं होगा। अभी कैंसर ट्रेन के नाम से एक ट्रेन है जो काफ़ी फेमस है, जो शायद पंजाब और उधर से आती है, तो उसका कारण भी यही है कि हम केमिकल बढ़ता जा रहा है। हाँ, वहाँ जो फार्मिंग हुई और बहुत ज़्यादा ग्रो किया किसानों ने, तो उसमें फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ किया, जिससे अनाजों के माध्यम से लोगों के शरीर में कैंसर फैल रहा है। तो अभी जैसे हर घर में शुगर है, तो अगर आप कोर्डिसेप्स मशरूम डेली यूज़ लेते हैं तो आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी,
मगर ये दूसरे लोगों को जो दवाइयाँ बेचते हैं उनको हजम नहीं होगी बात तो लेके देखिए, यूज़ करके देखिए कि ख़त्म होती है। दवाइयाँ बेचने वाले कंपनी को तो दवाइयाँ बेचनी है उनको ना, दवाइयाँ तो वो बेचनी क्यों चाहेंगे कि आप खेती से उपजने वाली चीज़ों से आप हाँ, स्वस्थ बिल्कुल। हो हम जाएं। लोग हमारी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप मशरूम खाएँ। ब्रांड चाहे कोई सी भी हो, मशरूम आप कोर्डिसेप्स में नाम बता रही हूँ कि आप कोर्डिसेप्स नाम की एक मशरूम होती है, आप परचेज करें, डेली 1 ग्राम आप यूज़ करें, जिसके 400 शुगर है, वो आप मुझे 1 महीने बाद कॉल करें कि आपकी शुगर कितनी है। आपकी बिल्कुल नॉर्मल शुगर हो जाएगी, बट आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो आपको डराएँगे कि कि अरे ये तो शुगर बिल्कुल डाउन चली डाउन गई है, हो गई क्या? ये कैसे हो गया? ये तो हो ही नहीं सकता, अब आप फिर दूसरी गोलियाँ लो। ये चीज़ें इसको हम इतनी सारी मेडिसिन कंपनियां हैं कि हम फाइट नहीं कर सकते, बट मेडिसिन कम करनी चाहिए और हमारे शरीर मेडिसिन के लिए नहीं बना है। हम योग कर सकते हैं और हमें आहार शैली बदल लें, हम अपनी आहार शैली बदल लें। प्राकृतिक चीज़ें बिल्कुल, आप का आपके पास अगर करें। आपको हर घर में, मैं यही बात कर रही थी, आपको हर घर में शुगर है, वैसे आने वाले टाइम में अगर हम हमारी स्वास्थ्य को नहीं सुधारेंगे तो हर घर में कैंसर होगा। हर घर के अंदर एक ऐसा आदमी होगा जिसको कैंसर होगा और ये काम चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो उसका कारण है कि हम क्या खा रहे हैं। हम विदेशों को कॉपी कर रहे हैं और विदेश हमें कॉपी कर रहे हैं। अभी हमारा जो एक्सपोर्ट जा रहा है, जो हम सारी चीज़ें भेज रहे हैं विदेशों में भेज रहे हैं और बहुत ही वो खा रहे हैं। हल्दी विदेशी लोग खा रहे हैं, पहले वो मसाले नहीं खाते थे, अब खाने लग गए हैं। हम लोग क्या खा रहे हैं? बर्गर, पिज़्ज़ा। हम कहाँ से लेके आए? हम विदेशों से लेके आए। ये चीज़ें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि विदेशों के अंदर बर्गर, पिज़्ज़ा क्यों खाते थे? क्योंकि उनको प्रिजर्व करना होता था, उनके पास फ्रेश फूड नहीं मिलता था। हम लोगों के पास रसोई है, हमारी जो लैब है। आपने जो भी मुझे क्वेश्चन हाँ, किया, मैंने ये आपका लैब है क्या? बिल्कुल, हमारा एक लैब है जिसमें हम डेली एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं नए प्रोडक्ट बनाने हाँ, के क्योंकि लिए। आप जब ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हैं, इनके ये फ़ायदे, ये नुकसान, ये चीज़ें, तो बिना लैब के ये पता नहीं चल बिल्कुल, हम लैब से ये करते हैं, फिर उसके बाद हम सर्टिफाइड लैब से इसके टेस्ट करवाते हैं। हमारी लैब सिर्फ इतना ही काम करती है कि हम प्रोडक्ट को बनाते हैं और फिर सर्टिफाइड जो करवाते हैं हम किसी और लैब से करवाते हैं। और अभी जैसे मैंने निप्टम की बात की, तो अब हम हमारे सारे प्रोडक्ट को सर्टिफाइड निप्टम से करवाएंगे, ताकि जो हम क्लेम कर रहे हैं कि इसमें इतना % प्रोटीन है, तो वो है या नहीं है, वो साबित हो जाएगा। अच्छा, अभी गाँव में क्या चल रहा है आपके, जहाँ पे आपने शुरू किया था, वहाँ क्या स्थिति है अभी? वहाँ पर हम लोग अभी जैसे गवर्नमेंट के साथ मिलकर, या राजीविका जो समूह है गवर्नमेंट ने चलाया है, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो मैं भी उसी मुहिम पे काम कर रही हूँ। अभी हम लोग वहाँ पर अगस्त में ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के लिए मैंने गाँव में अच्छा, वहाँ रखा- ट्रेनिंग चलती रहती है? बिल्कुल, हाँ, वहाँ ट्रेनिंग महिलाओं चलती को है, देती हैं? महिलाओं को देते हैं। और जो महिलाएं खुद सेल करना चाहती है वो खुद सेल करती है, बाकी जो महिलाएं हमें प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं उनको हम परचेज कर लेते हैं। हम महिलाओं को इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी प्रमोट करते हैं कि आप इनको भी सेल करें। जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी वैसे महिलाओं की ग्रोथ बढ़ेगी, तो हम महिलाओं को दोनों चीज़ें सिखा रहे हैं। मतलब आपको एक चीज़ और है कि जैसे बहुत सारे लोगों के पास मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, अब तो बहुत जगह पे मशरूम की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वो लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट हम खरीद लेंगे, और बाद में ये होता है कि वो खरीद नहीं पाते और ट्रेनिंग देके उनका पैसा ले लेते हैं। हम लोग लोगों को पहले मार्केट सिखाते हैं। अगर कुछ महिलाएं बोलती है कि आप खरीद लेंगे क्या, तो हम मना कर देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे ऊपर डिपेंड रहें। जब हम यही तो चाहते हैं कि महिलाएं खुद अपने ऊपर डिपेंड रहें, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहे। तो क्यों नहीं खरीदेंगे? हम खरीदेंगे, पर पहले आप मार्केट देखिए। अगर मैंने मना कर दिया मशरूम लेने से, तो फिर आपका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल मैं हर हाँ, ये गैप है, ये गैप है, गैप बन जाता है। कि अगर आपने अभी हमारी कंपनी है स्टार्ट किया, आपने मेरे साथ स्टार्ट किया और मैंने आपसे प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया किसी भी कारण से, तो फिर आपका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आप हैंडीकेप्ड हो गए वहीं पर भी। तो मैं जो भी मशरूम की ट्रेनिंग लेने आता है हमारे वहाँ पर, मैं सबसे पहला सवाल ये होता है कि मार्केट कहाँ है, आप कैसे मार्केट करोगे? नहीं है तो पहली ट्रेनिंग हम मार्केट की देते हैं उनको, वाह! फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन सिखाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत इजी है। मैंने इतना प्रोडक्शन इजी कर दिया है कि मशरूम एक दिन में मैं सिखाऊंगी, आप 1 महीने में प्रोडक्शन लाके मेरे को दे दोगे। बट आपको सेल कहाँ करना है, कैसे सेल करना है, ये सिखाना महिलाओं को बहुत ज़रूरी है।
और अभी महिला कृषक भी हैं, महिला उद्यमी भी हैं। उद्यम सिखाया महिलाओं को आपने। बिल्कुल, मेरे को एंटरप्रेन्योर महिलाओं ने ही बनाया, क्योंकि जैसे-जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मुझे मार्केट का प्रॉब्लम आया कि बेचूँ कहाँ? प्रोडक्शन तो कर लिया, बेचना कहाँ है? तो बेचने के लिए फिर मुझे मार्केट समझ में आया। फिर लोगों को समझना ज़रूरी है कि खाएँगे कैसे? अब मशरूम डेली कोई सब्ज़ी बना के नहीं खा सकता, और 100 ग्राम डेली मशरूम खानी पड़ती है, तब जाके आपकी पूरी जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। तो फिर मैंने उसको इसी तरीके से स्टार्ट किया, पाउडर स्टार्ट किया। जैसे-जैसे डिमांड खुद देते हैं लोग कि इस तरीके से, तो हम उसी तरीके से प्रोडक्ट फिर आप उसमें वेरिएशन करते चले वेरिएशन गए। करके चेंज करते हैं। और आप इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो आपकी विज़िट होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ तो खेती नहीं होती इसकी ना? बिल्कुल, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, वो कहीं महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। अलग-अलग इंस्टीट्यूट के, जैसा कृषि विज्ञान केंद्र होता हाँ, है। कृषि विज्ञान केंद्र में तो है ही है। मुझे लगता है राजस्थान का तो सारे कृषि विज्ञान केंद्र आपने कवर कर राजस्थान के मैंने सारे कृषि विज्ञान केंद्र कवर कर रखे हैं। बाकी जो राइसम है, RICM के नाम से यहाँ पर एक फेमस इंस्टीट्यूट है जयपुर के अंदर, जो कि महिलाओं को कोऑपरेटिव सोसाइटियों से एड करता है, और उनको रोज़गार के वो भी अवसर भी देता है, और उनको साथ में लोन भी देता है। तो वहाँ भी मेरे लेक्चर इसलिए होते हैं कि महिलाएं लोन तो ले लेती है, और सरकार पूरी सहयोग कर रही है लोन के लिए, बट लोन लेके महिलाएं ग्रामीण में क्या करते हैं, किसी के मायरा कर दिया, किसी की कोई दूसरे पार्टी कर काम दी, में उसको दूसरे काम में यूज़ लिया। तो उन लोगों को मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि आपको अगर लोन लेना है तो पर्टिकुलर उसी काम के लिए, जैसे आप उद्योग के लिए लगाएं, तो वो आपको रिटर्न देगा। अगर आपने लोन लिया, किसी बच्चे की शादी कर दी, बच्चे की शादी करना ज़रूरी है, बट लोन लेके आप बच्चे की शादी ना करें। अब तो समाज में इतना सुधार आ चुका है कि आप कम पैसों में अपने बच्चों की शादी करें। जैसे एक रिवाज और है हमारे राजस्थान के अंदर, किसी की डेथ हो जाती है तो पूरे के पूरे गांव को खाना खिलाने खिलाते का। हैं। तो उसमें लोगों के पास पैसा नहीं होता है, फिर भी वो कहीं से लोन लेंगे, उधार लेंगे। वो उधार उस टाइम तो ले लेंगे, और लोग एक दिन खा के चले जाएंगे, बट वो उधार वो जिंदगी भर वो किसान चुकाएगा। और उस उधारी के चक्कर में उसको खेती करने के लिए और कोई उधार नहीं मिलेगा, उसकी खेती बंद हो जाएगी। और जब खेती बंद हो जाएगी तो वो काम कैसे कर पाएगा, घर को कैसे सब चलाएगा? तो वो सारी चीज़ें हमें उद्यम वालों को सिखाना चाहिए, हमें किसानों को समझाना चाहिए। और ये और कोई लोग हम ही हैं, ये समाज भी हमसे है, बना हुआ भी हमसे ही है, और हमने ही सिखाया है। और हम ही सिखाएंगे नई चीज़, नहीं, बदलाव भी हमें ही लाना है। लेकिन आपने राजस्थान की बात की, राजस्थान के बाहर भी है हाँ, हरियाणा में ऐसी बहुत सारी और भी कुरीतियाँ राज्य हैं, आप बिहार चले जाइए, मोती, ये ऑलमोस्ट भारत में मुझे लगता है ज़्यादातर क्षेत्रों में, कुछ अगर हाँ, अ, हर छोड़ दें तो सभी जगह पर है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे सब लोग सुधर रहे हैं। राजस्थान भी काफ़ी जागरूकता आएगी। हाँ, जागरूकता आएगी तो ये चीज़ें बदलेंगी, बदलेगी। और आप जैसे लोग हैं तो बदलाव होना है ही। नहीं, बदलाव हमारे जैसे लोगों से नहीं होने वाला है। बदलाव हर उस महिला जो हमारे घर में है, हर एक घर के अंदर जो महिला मुखिया है, उससे बदलाव होगा। क्योंकि मैंने ये फ़ील किया है कि महिलाएं ही महिलाओं को रोकती है, पुरुष नहीं रोकते हैं। नहीं नहीं, ये बात तो गलत है। देखिए, पुरुष भी रोकते हैं, इतना नहीं रोकते बिल्कुल हैं, रोकते क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को सबसे पहले ये डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। नहीं, महिलाओं को इसलिए डर लगता है कि उनको पता है कि उनके ऊपर भी एक पुरुष है। जैसे माँ रोकती है तो माँ इसलिए नहीं रोकती कि माँ को पसंद नहीं है, माँ को पता है कि पति है, बट ससुर पहला है। स्ट्रगल उन्हीं को करना पड़ेगा। हाँ, ये मैं मानती जो हूँ। महिलाएं हैं उनको बदलाव करना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है हाँ, कि महिला ही इस चीज़ को तोड़ के आगे बढ़ेगी और दूसरी महिला को सपोर्ट करेगी, और मुझे तभी ये लगता है कि चीज़ जो कर सकते मुख्य महिला है उसको पहले ये करना पड़ेगा, तब हाँ। जाके हमारे समाज में बदलाव आएगा। हम चाहते हैं, अब हम जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो बदलाव ला रही है, तो बहुत परेशानी होती है। मतलब बुजुर्गों की बहुत परेशानी होती है, और समाज को भी ऐसा लगता है कि जो यंग बच्चे हैं वो बुजुर्गों की बात नहीं मान रहे हैं। या इसको हम बुजुर्ग लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि हम जब थे, हमारे जो दादा थे, उनकी बात हम इस तरीके से इज्जत करते थे, अब ये बच्चे इज्जत नहीं करते हैं, अब ये आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो उसको मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट ना समझ के बच्चों की फीलिंग समझनी चाहिए। वो आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग फील्ड में जा रहे हैं, हमें अलग करना चाहिए। आजकल कोई लड़की अगर ज़्यादा बोलती है तो उसको भी गलत माना जाता है कि अरे लड़की होके गलत बोल रही है।
हाँ, ये भी ये एक थोड़ा trend है। ग्रामीण परिवेश हाँ। में ज़्यादा है, और शहरों में सबसे पहले उस घर की जो मुख्य महिला होगी, दादी होगी या फिर अपने जो उनके मदर होंगे, वही डांटेंगी वही उनको। होती हैं। तो जब लड़कियों को बार बार डांटा जाता है, रोका जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। और ये लड़कों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ भी होता है। मैंने तो ये भी देखा है कि लड़कों का भी ऐसा ही स्ट्रगल है जितनी लड़कियां करती है, क्योंकि लड़कियों को फिर भी सपोर्ट मिलता है कि हस्बैंड है साथ में। लड़कों को ऐसा रहता है कि उनको घर भी चलाना है, और उनको अगर नई दिशा में जाना है, अगर कोई लड़का जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो हमें ऐसा नहीं है आजकल की सिर्फ लड़कियों के लिए स्ट्रगल है। तो ये सब चीज़ें हमारा समाज ही कर रहा है। तो हमें समाज को चेंज करना चाहिए और समाज के लोगों को समझना चाहिए कि अब हम नई पीढ़ी में हैं, और रेस्पेक्ट आपका हम भी उतना ही करते हैं जितना पहले के लोग करते थे। बस ये है कि पहले के लोग समझाने की कोशिश नहीं करते थे, उनको लगता था कि जो है जो ठीक है। आजकल के बच्चे समझाने की कोशिश करते और हैं, बदलाव parents को को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलने की कोशिश। और जो कुछ पुरानी चीज़ें थी जो आगे बढ़ने से रोकती थी, उनको हटा रहे हैं। जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो आगे ले जाने के लिए आ रही हैं आपको, या साथ लेकर जिनको हम आगे बढ़ें, दुनिया के साथ चलें, उसके लिए बुज़ुर्गों को कन्विंस करना ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन करनी तो पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी। और मैं तो बच्चों को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को समझा के अपने सपनों की तरफ चलते हैं, वो बहुत ही अप्रिशिएशन के काबिल है। और जो बच्चे ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बल्कि उनके लिए सुसाइड से इजी तरीका है कि आप घर वालों को समझाओ। जो बच्चे 10th फेल होने के बाद डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि मैं जब गांव से गई थी और जब मैं 12th तक तो मैंने हिंदी में पढ़ा था, तो मुझे कोई परेशानी आई नहीं। एक सब्जेक्ट होता था इंग्लिश का, तो उसका पेपर देना होता था और मुझे पास मार्क्स लाने होते थे। तो मेरे 35-45 मार्क्स आ जाते थे उसमें, क्योंकि वो हमें निबंध रटा दिया जाता था और इस तरीके से हम पास ट्रांसलेशन होते थे, तो टेक्निक्स थी, तो हम पास हो गए। बट और मैं एवरेज थी, ऐसा पढ़ने में मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं था। बट मुझे परेशानी जब आई जब मैं बीएससी करने उदयपुर गई। वहाँ इंग्लिश मीडियम कॉलेज थी, एग्रीकल्चर था बट इंग्लिश मीडियम था, हिंदी में बुक्स नहीं थी। तो और जो टीचर्स थे वो बुक्स पढ़ के बताते थे, मतलब पढ़ते थे। तो मैं सबसे पीछे बैठती थी डर से कि मुझे लगता था कि यार ये मुझे उठा लेंगे, और इंग्लिश में अगर एक भी नाम भी पूछा ना, तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि माय नेम इज़ अनुका नौत। तो मैं सबसे पीछे पीछे बैठती थी। अब उस टाइम पे हुआ क्या था कि मैं थोड़े बॉय कट बाल रखती थी, तो टीचर को मैं दिखी जाती थी अलग से। तो वो मेरे को उठाते थे, फिर पूछते थे कि आगे आके बैठो, पीछे क्यों बैठे हो। वो पीछे तो पहले लड़कों को बिठाते थे, तो मैं सबसे तो आगे आके बैठो। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भाषा भी कोई बैरियर नहीं है। अभी अभी हमें समझने की ज़रूरत है, भाषा कोई अपना करियर नहीं है। अगर आप हिंदी अच्छी आती है आपको, तो इसका कहीं मतलब नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। आप हिंदी से भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और ये सिर्फ लैंग्वेज है। तो ये चीज़ें मैंने जाके समझी बीएससी के अंदर। मुझे ऐसा फील होता था अंदर से कि इंग्लिश वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इनके सामने नहीं जाना। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, पर बाद में मुझे फील हुआ, धीरे धीरे मैंने समझा, और मैंने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन की। मैंने जब इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट की, स्पीकिंग स्टार्ट की, तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये भी हमारे जैसे ही है जो इंग्लिश बोलते हैं। तो बहुत सारे गाँव के जो बच्चे होते हैं ना, अभी भी गाँव के अंदर ये होता है। स्कूल तो बहुत डेवलप हो गई है गाँव के अंदर, तो ये मैं सरकार को भी कहना चाहूँगी। अभी क्या हुआ, जो गाँव के जो हिंदी मीडियम स्कूल थे, उनको इंग्लिश मीडियम कर दिया। बट आपके टीचर कौन से हैं? वही हिंदी वाले मीडियम वाले। तो पढ़ाएंगे क्या? हाँ। हिंदी पढ़ाएंगे, वो इंग्लिश की बुक्स पढ़ाएंगे नहीं, और बस ठीक है पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो आगे जाके अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, तो गांव के बच्चे आधे से ज़्यादा 50% बच्चे तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, ये सोच के कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, लेकिन अभी मैंने देखा है कुछ इंग्लिश स्कूलों को अब हिंदी में बदल रहे हैं नहीं, इंग्लिश स्कूलों को हिंदी में सरकार। हाँ, क्योंकि बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। तो वो तो एक अच्छी सरकार की पहल है। और भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, ज्ञान को, और ज्ञान के को साथ फिर और स्किल। प्रैक्टिकल। मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार को भी फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल क्लासेस पे। बच्चों की 6-7 से ही, जैसा कि मैंने आपको एक बताया था कि मैं गुजरात में गई, तो मैंने जो चेंज देखे वो यहाँ पर हैं कि गुजरात के अंदर बहुत सारे बिजनेस स्कूल है
जो बचपन से 5th क्लास से उनको पढ़ाती है कि आपको बिजनेस कैसे करना है। उनका अकाउंट है कि अकाउंट कैसे खोलना है बच्चों को, पैसे कैसे सेव करने हैं। आपको जो मैं अभी आपको बता रही थी कि मैं रोड पे अपने प्रोडक्ट सेल करती थी, तो उस तरीके से बच्चों को इनिशियली 5th से 6th क्लास में वो रोड पे प्रोडक्ट सेल करने का उनका कॉन्सेप्ट है। हर एक वीक में उनका किसका प्रोडक्ट अच्छा बना, किसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ, उसकी क्लासेस लगती है। और धीरे-धीरे जब वो 10th तक आते हैं तो उनकी स्किल काफ़ी डेवलपमेंट हो जाती है। बट हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पीएचडी करवाते हैं, बट प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। पीएचडी तक बच्चों को पता नहीं होता क्या प्रैक्टिकल है, और पीएचडी करने के बाद उनके पास ऊपर प्रेशर होता है शादी का और नौकरी का। अगर दोनों नहीं मिलती है तो फिर वो बहुत ही बुरी बहुत कंडीशन हो ज़्यादा जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10th के बाद प्रैक्टिकल में इंसान को चला जाना चाहिए, चाहे वो मीडिया का प्रैक्टिकल हो, चाहे वो किसी भी काम का हो। जैसे मान लीजिए आपको सब्जी भी बनानी है तो आप थ्योरी पढ़ के तो नहीं बना सकते, आपको प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा। तो 10th के बाद ही प्रैक्टिकल ज़्यादा, 70% प्रैक्टिकल अगर रहेगा तो बच्चों की अच्छी स्किल डेवलपमेंट होगी और ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल रोज़गार मिलना मुश्किल है। और सरकार पे भी वजन कम होगा, जो सरकारी पे भी नौकरियों के लिए लोग इतना ज़्यादा अभी लालायित रहते 33-35 साल के बच्चे हो जाते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। और फॉरेन के अंदर अभी 10th के बाद उनके पास जॉब होती है, कोई स्किल वर्क होता है, कोई मैकेनिक है, कोई आपका इंजन ठीक कर रहा है, कोई लाइट का अच्छा काम कर रहा है, तो उनकी डेली इनकम तो होगी ना। तो इसी तरीके से हमारे बच्चों को भी हमें स्टडी पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। अगर जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, उसको आपको जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद पढ़ेगा, खुद बढ़ेगा। बट जो कुछ नहीं करना चाहता, आपको नहीं डॉक्टर ही बनाना है, तो आप उसको कैसे और ज़बरदस्ती थोपने वाली चीज़। ज़बरदस्ती थोपने वाली चीज़ भी पेरेंट्स को और नहीं ऐसे करनी बच्चे चाहिए। बहुत कुंठित होते हैं। बहुत ज़्यादा, और वो बता नहीं पाते अपनी फीलिंग, ये नहीं कर पाते कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं प्लम्बर बनना चाहता हूँ। तो हमें एक तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी कि छोटी चीज़, कि प्लम्बर का काम छोटा है, ये कैसे छोटा हो सकता है? आपने पूरा स्किल सीखा है, आप पाइप लगा सकते हैं किसी के, आप पंखा ठीक कर रहे हैं तो ये काम छोटा है? नहीं, ये भी छोटा नहीं है। आप फॉरेन में जाके देखिए, सब लोगों को इक्वल राइट्स हैं, मतलब वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर प्लम्बर है तो भी उसको अच्छा माना, उतना ही महत्व दिया जा रहा है कि वो प्लम्बर है। तो हमारे यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, हम अगर कोई झाड़ू निकाल रहा है कोई, तो उसको अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि झाड़ू निकाल रहा है, अगर झाड़ू नहीं निकालेगा तो आपका क्या होगा? क्या आप और मैं अभी यहाँ बैठ सकते हैं अगर कोई झाड़ू वाला नहीं होता, कोई डस्टिंग वाला नहीं होता? तो हमें थोड़ा-सा चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा कि अब चीज़ें बदल चुकी है, हर एक चीज़ इक्वल है, झाड़ू लगाने से लेकर गोबर उठाने और महिलाओं को खेत पे जाने। तो ये सारी चीज़ें हम ही बदलाव करेंगे, और बदलाव करने के लिए वही है, मैंने आपको बोला कि हर घर से बदलाव होगा, तभी ये होगा। हमारे जैसे लोग कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम कहाँ-कहाँ तक पहुँच पाएँगे। और बदलाव की बात की आपने, अभी मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। आपने प्रोडक्ट जो आपके हैं ये, इनको आप कैसे सेल करती हैं? क्योंकि जब आपने महिलाओं से कहा कि पहले मार्केट ढूँढो, आपने मार्केट ढूँढा, तब आपने काम स्टार्ट किया, लेकिन आपका काम काफ़ी बढ़ चुका है। तो इस समय आप नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे जा रही हैं? कुछ प्लान है आपका? जी, अभी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जितने भी हैं हमारे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उन सब पे हमारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। बाकी हमने अमेज़न से फ़ॉरेन के लिए टाई अप कर चुके हैं कि फ़ॉरेन में जो डायरेक्ट कस्टमर हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे प्रोडक्ट ले सकते हैं। और बाकी हम B2B पे भी हम फ़ॉरेन के बारे में सोच रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में, बट वो काफ़ी लोट में जाता है, तो अभी उसके लिए प्लानिंग चल रही है। अभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो फागी के अंदर होता है, हमारी जो फैक्ट्री अभी हमने बनाई है। बाकी हमने सरकार से अपील की है कि हमें एक ज़मीन दी जाए जिस पे हम ये काम कर पाएँ। तो इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट चल रहा है अभी। तो अभी महिलाओं को ज़्यादा प्रोडक्ट, अभी डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, तो महिलाओं को मोबाइल सब घर में है, सब महिलाएं मोबाइल पे देखती है। और बहुत सारे आजकल तो महिलाएं किट्टी पार्टी भी बहुत करने लग गई है, तो बहुत सारे इनके ग्रुप भी बन चुके हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मीडियम से करें पहले। तो आप महिलाओं को स्टार्टिंग इसकी ट्रेनिंग दे रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं कि हाँ, ऑनलाइन? बिल्कुल, जो भी महिलाएं हमसे जुड़ रही है उनको हम ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाते हैं कि आपका फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम बनाओ, व्हाट्सअप बनाओ, व्हाट्सअप से आप लोगों को बताओ कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर्टिकुलर एक-एक लोगों को मैसेज करो।
और बाकी जो फिजिकल है मार्केटिंग, वो तो आपको डोर टू डोर जाना ही पड़ता है। जैसे कुछ महिलाओं की पार्टी हो रही है या कोई बड़ी पार्टी है, उसके अंदर भी आप प्रोडक्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा आपको। बट इसके लिए आपको सब चीज़ों के लिए आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कोटा से मुझे एक महिला का कॉल आया था। उनकी एज 56 एज थी और उनके पोते पोती भी थे, बड़े हो गए काफ़ी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं काम करना चाहती हूँ, बट मुझे शर्म आती है कि मेरे घर में सब कुछ है, तो मैं अगर प्रोडक्ट लेके बाहर जाऊँगी तो मुझे लोग कहेंगे कि आपके बेटे कमाते नहीं है क्या। तो ये जो चीज़ें हैं, ये समाज को हमने इतना अजीब कर रखा है कि अब जैसे अब बाहर कल्चर की बात करें तो सब इंडिपेंडेंट होते हैं लोग। अब हमारे यहाँ पर अगर कोई बेटा कमा रहा है और अगर लेडी कमा रही है, मतलब उसकी मदर कमाना चाहती है, तो बेटे को दोष दिया जाता है। ये एक बहुत ही बुरी मतलब सोच गलत है। सोच ही गलत है और कि कल्चर महिला भी कुछ गलत है। करना चाह रही है इसलिए कर रही है, ना कि इसलिए कि वो बेटा कमा के नहीं दे रहा। क्योंकि बेटा तो कमा रहा है उसकी, पर महिला इसलिए करना चाह रही है कि वो पूरे दिन भर बैठे बैठे परेशान हो जाती है और उसके उसको पास करने की एक सोच समझ भी है ना, चाव भी है वो करने चाह रही है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो मैंने उनको यही बोला कि या तो आप समाज को देखो या आप मार्केट को देखो, दोनों साथ आपको नहीं हो सकता। बट एक स्टेप के बाद समाज भी आपके साथ होगा, जैसे कि मेरे साथ है। ये हर स्ट्रगल में होता हर है। स्ट्रगल में होता है। जब तक आप शुरुआत कर रहे हैं तो लोग रोकेंगे, आप जब तक स्ट्रगल में हैं तो भी लोग रोकेंगे, लेकिन जब आप सफल हो गए तो वही लोग आपको वही लोग आतिश appreciate बात करेंगे लेते कि आपने अच्छा काम किया, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि पहले थोड़ा समाज को आपको साइड में रखना पड़ेगा। बट साइड में रखने का मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप समाज से बिल्कुल कट हो जाएं, पर ये है कि आप जवाब ना दें किसी को कि नहीं मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। कोई नहीं समझेगा उस जवाब को। काम से ही जवाब दे। काम से ही जवाब देना पड़ेगा कि हाँ मैंने काम किया और ये मेरा जवाब है। अभी आपके पास कितने स्टाफ हैं इस सारे काम के? मेरे पास लगभग 15 से 20 स्टाफ है अभी, जिसमें से हमारे पास 3 से 4 स्टाफ डिजिटल मार्केटिंग ही देखते हैं ओनली, और कुछ स्टाफ है 4-5 जो प्रोडक्शन देखते हैं, और 2-3 स्टाफ है जो मार्केटिंग देखते हैं, फिजिकल मार्केटिंग। तो इस तरीके से 15 से 20 स्टाफ रेगुलर है, और बाकी पार्ट टाइम भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो एक अलग है। तो अभी तो कारवां चल रहा है और महिलाएं जैसे जैसे जुड़ती जा रही है, तो हम सोच रहे हैं कि उसी तरीके से महिलाओं को प्रमोट किया जाए। और जो हमारी मशरूम है वो भी महिलाओं के लिए ही बनाई गई है और महिलाओं के द्वारा ही बनाई जाएगी, तो इसीलिए हम इसको मशरूम के कुछ प्रोडक्ट महिलाओं के लिए हैं, सारे तो नहीं हैं। नहीं, सभी प्रोडक्ट महिला यूज़ कर सकती है, बस स्पेशल जो एक प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो स्पेशल महिलाओं के लिए, जैसे बाकी कैप्सूल प्रोडक्ट है। सभी यूज कर हाँ, सकते हैं। बाकी भी यूज़ कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया है मैंने, क्योंकि बहुत सारी कम कंपनियां हैं जो महिलाओं के लिए कम प्रोडक्ट बनाती है, तो मुझे लगता है कि स्पेशल महिलाओं के लिए क्यों ना बनाया जाए। तो हमने महिलाओं के लिए उसमें शतावरी ऐड किया है। शतावरी बहुत ही अच्छा रहता है महिलाओं के लिए, और अश्वगंधा है उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में है, और मशरूम है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 10 डिब्बे आपको नहीं खरीदने, एक ही प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है। श्रूम लेडी है, तो श्रूम लेडी मैंने नाम ही इसलिए रखा है कि जो लेडी है अगर वो प्रोडक्ट लेती है तो वो शाइन करेगी, और उसका जो काम है वो एफिशिएंसी जब बढ़ जाएगी तो उसको पूछेंगे क्या ले रहे हो आप। आप लड़कियों को ट्रेनिंग देती हैं ना, तो उनको क्या ट्रेनिंग, जैसे स्कूल कॉलेजेस में उनको क्या ट्रेन करती हैं फिर? देखिए, पहला तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि सेल्फ डिपेंड बने वो, और मशरूम की ट्रेनिंग भी हम देते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर भी मैं उनको बनाना चाहती हूँ। मशरूम एक अलग फील्ड हो गया, बट मैं चाहती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप उनको के लिए मैं मोटिवेट उनको करती हैं कि मोटिवेट करती हूँ आगे चल के तुम लोग कुछ अपना काम कुछ ना कुछ करो, क्योंकि महिला अभी बच्चियों में बहुत थोड़ा सा ऐसा डर है कि जो पेरेंट्स ने कहा वो सही है। ऐसा मैं मानती हूँ कि हाँ सही हो सकता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ पेरेंट्स लड़कियों से ये चाहते हैं कि आपको टीचर ही बनना है। ये पता नहीं क्यों है हमारे समाज में। आपने देखा होगा कि कंपटीशन भी जो है ज़्यादा, टीचर का बहुत कंपटीशन है, और आप देखेंगे तो महिलाएं बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि उनकी पसंद है इसीलिए टीचर बनना चाहती है हर लड़की, उनका पसंद नहीं है। उनको ऐसा महसूस कराया गया है कि आपके लिए जॉब है टीचर, वो बहुत अच्छा है, तो उसका समाज पे और भी बुरे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि आपका मन नहीं है, आप टीचर नहीं बनना चाहते हैं, बट आप टीचर बन गए किसी कंडीशन में। अब आप टीचर बन गए हो तो आप इतना बुरा
उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो वन बने होकर वो बच्चे क्या करेंगे आगे जाके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्किल पे फोकस करना चाहिए। मैं बच्चियों को यही सिखाती हूँ। वो बोलते हैं नहीं, हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला है कि नहीं टीचर ही बनना है। तो आपको बनना है तो बनो, बट नहीं बनना है तो बोलो। बोलना बहुत ज़रूरी है। और एक मैं लड़कियों को ये सिखाती हूँ, ना करना आपको आना चाहिए। हमें मना करने की आदत होनी चाहिए। हमें ये सिखाया जाता है बचपन से कि हमें मना नहीं करना है। पापा ने बोला ये काम करना है, आपको मना नहीं करना। बट वो आदत हमारी फिर हैबिट हो जाती है। जैसे हम कॉलेज में गए, किसी लड़के ने बोला कि मैं तुम्हें बाइक पे वहाँ छोड़ देता हूँ, तो आप मना नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि आपको मना करने के लिए मना किया गया है। तो धीरे धीरे आप फिर उनसे उम्मीद करोगे, आप मना करोगे। तो लड़कियों को मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सिखाना चाहती हूँ, पेरेंट्स को सिखाना चाहती हूँ कि आपको लड़कियों को इतना डरा के आप उनको ये मत बोलो कि मना नहीं करना। आप हर चीज़ में मना करना सिखाओ, फिर उसकी बात सुनो कि क्यों मना किया। मना करने का कोई कारण होना चाहिए। तो जैसे मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो बहुत सारे मार्केट में लोग कॉल आते थे मेरे पास कि भाई हम आपके साथ मार्केट की डील करना चाहते हैं, तो हम इस रूट से आएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी के काफ़ी कॉल आए मेरे पास कि इस रूट से आएंगे, आप वहाँ पर मिलना, हम आपको गाड़ी में लेंगे और गाड़ी में ही मीटिंग होगी। तो मैं मना कर देती थी, मुझे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि आप कॉर्पोरेट कल्चर को नहीं समझते हो, मुझे ये बोलते थे वो लोग। तो मैं उनको बोलती थी कि मैं समझती हूँ, शायद आप हमारे कल्चर को नहीं समझते हो। मतलब आपको अगर मीटिंग करनी है तो आप हमारे यहाँ पे ऑफिस आइए, या मैं आपके ऑफिस आ सकती हूँ। ये गाड़ी वाला कल्चर क्या है? लोगों ने फॉरेन से कॉपी किया, आपने उठाया, गाड़ी में इंटरव्यू लिया। मुझे नहीं करना है, इंटरव्यू नहीं देना है, बात ख़त्म। अगर आपको कोई भी चीज़, जैसे महिलाओं के लिए स्पेशली मैं उन लड़कियों को ये बोलना चाह रही हूँ जो ये फील करती है कि मैंने मना करके गलत कर दिया। नहीं, आपने मना करके सही किया है। मैंने कभी ये गिल्टी फील नहीं की। मेरा बिजनेस काफ़ी नुकसान भी हुआ इस एटीट्यूड से मुझे, बट ये एटीट्यूड नहीं है, ये सेफ्टी है लड़कियों के लिए। और इस तरह के बिजनेस की जरूरत कहाँ है? और इस तरीके के बिजनेस की जरूरत भी नहीं है। जब तक आपके मन में सवाल नहीं आएगा तब तक आप मना भी नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा नहीं ये बिजनेस है, बिजनेस को ऐसे ही करना है, क्यों करना है ऐसे बिजनेस। अगर अभी जैसे आपने अभी मेरे कपड़ों पे शायद आपने सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि आप ये जो पोशाक है राजस्थानी, ये पहनकर हर जगह जाती हैं, चाहे ट्रेनिंग है या स्टूडेंट्स के बीच में या कॉर्पोरेट में, तो क्या इसके लिए आपको क्या सुनना, लोग अप्रिशिएट करते हैं या आपकी आलोचना करते हैं? देखिए, बहुत जगह अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत जगह आलोचना भी की जाती है। तो मैं इसमें आपको यही चीज़ समझा रही हूँ कि बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि मुझे पेंट कोट पहन लूँगी मैं, और आप वही जो अपने गांव में पहनती थी उसी पोशाक में आप रहती हैं हमेशा। मैंने मैनेजमेंट किया, मैंने पेंट कोट ही पहने गांव के अंदर। मतलब मैंने जब कॉलेज किया तो हमारी एक ड्रेस कोड था जिसमें टाई भी थी और पेंट कोट भी था। मैं उस वेशभूषा में भी रही। बट मुझे फील हुआ आगे आके कि इसी को बिजनेस माना गया। मतलब आप बिजनेस वूमन है, मतलब पेंट कोट में हो आप। जैसे आपने एक शुरू में कहा कि फार्मर मतलब साफा और धोती होना चाहिए, तो बिजनेस मतलब पेंट कोट। तो मैंने ये चीज़ें हटाने की कोशिश की। आप किसी के लिबास को देख के, आप किसी के पहनावे को देख के आप उसका अंदाज़ा लगाना, ये बहुत गलत है कि ये पढ़ी लिखी है या नहीं है, या प्रोफेशन है या घरेलू है या गंवार है। ऐसे ही भाषा देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये मतलब अपनी स्किल में अच्छी है या नहीं है। तो बहुत सारे साउथ की जो लेडी होती है उनको हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, उनको साउथ लैंग्वेज आती है। बट साउथ में भी वो खाना बहुत अच्छा पका लेती है और हमसे बेटर पका सकती है। जो काम हमें नहीं आता वो कर सकती है। तो सबकी अलग अलग स्किल होती है। तो मुझे ऐसा लगता है पहनावे को देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है हमारे समाज में कि जैसे मेरी फ्रेंड्स है या कोई मेरे गांव में जाती है लड़कियां, कोई भी गई हो, तो अंदाजे से ये बता देते हैं पेंट शर्ट पहन रखा है तो कि ये तो मतलब कॉर्पोरेट कल्चर से होगी, या संस्कार भी होंगे या नहीं होंगे, ये तक लोग डाउट कर लेते हैं। तो कपड़ों से आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके संस्कार है या नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि पहनावे पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, जिसको जो कंफर्ट है वो पहने। बट ये भी नहीं है कि जैसे अभी छोटे कपड़ों पे भी बहुत सारे लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वो लड़कियों की गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं। हम बच्चों को बचपन से क्या पहना रहे हैं? हमारे पेरेंट्स ने बचपन से हमें फुल पहनाया, अगर पैंट भी पहनाई फुल पहनाया,
टी शर्ट भी पहनाया, फुल पहनाया, अब हम नहीं पहन सकते हैं शॉर्ट, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है। आप छोटे बच्चों को जैसा ट्रेंड करोगे वही तो सीखेंगे। अभी छोटे बच्चों को आप जो रील बनाते हैं, ये बहुत ही बुरी बात मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स सिखाते हैं, रील बनाते हैं, उनको गंदे गंदे गानों पे डांस करवा के फिर मूव से बहुत एडल्ट वाले एडल्ट वाले करते हैं, तो वो जो गंदगी है हम खुद उनको सिखा रहे हैं। फिर जैसे ही बच्ची बड़ी होगी, आपकी 6-7 साल की बच्ची, आपको लग ही नहीं रहा कि ये लड़की है, बड़ी है, या लड़का भी है। और आप लड़के को भी जैसे आप बहुत ही टिपिकल गानों पे डांस करवा रहे हो, आप उसको बिंदास बता रहे हो कि ये बिंदास लड़का है, गाना वो बचपन से वो गाने में सुनता आया है, गोली शराब इन सब चीज़ों को लेके आप रिएक्ट कर रहे हो। फिर वो जैसे जैसे बच्चा 10 साल का हुआ, 11 साल का हुआ, फिर आप उसको बोलोगे नहीं नहीं ये तो गलत है, तू ये नहीं कर सकता। आपने बचपन से ये सिखाया है उसको, अब आप कैसे उसको बदल सकते हो? और आप चाहोगे भी तो बच्चा नहीं बदलेगा, वो आपसे आर्ग्यू करेगा। वो आर्ग्यू करेगा कि आपने ये पहले आपको गलत नहीं लगता था, ऐसे ही लड़कियों का आप बदल गए, अब आपको गलत लग रहा है। तो अगर हमें लगता है, अगर पेरेंट्स को लगता है कि हमें बच्चों को संस्कार देना चाहिए, तो आप वही संस्कार दीजिए जो आपको पसंद है या जो आप देखना चाहते हो किसी दूसरे में। आप वो संस्कार, ऐसा है ना, जेंट्स में एक चीज़ ऐसी होती है, जैसे कि कोई दूसरे घर की लड़की है, महिला है, जो अच्छा काम कर रही है, तो उसके हस्बैंड उसकी वाइफ को जाके घर पे बोलेंगे कि देखो वो महिला कितना अच्छा काम कर रही है। पर अगर वो उसकी वाइफ खुद अगर वैसा काम करने लगे तो वो टोकना रोकना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दूसरों की वाइफ है, कर रही है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रही है, अप्रिशिएट भी कर देंगे। बट अगर घर का करेंगे तो नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो घर में ही ठीक ये है। तो घर में ही ठीक है। तो हम जब बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो हम ही सिखा रहे हैं। आप बच्चों के अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं, आप 2 साल के बच्चे के पेरेंट्स हो और आप 5 घंटे आप खुद मोबाइल देख रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे बच्चे की आदत हो चुकी है मोबाइल देखने की। कैसे? बच्चे को कैसे पता है कि ये मोबाइल है? आपसे तो सीखा है उसने। बच्चे को कैसे पता है कि ऐसे ऐसे स्क्रीन पे आप स्क्रॉल करना है? वो आपसे ही तो सीखा है। तो गलती आपकी है, बच्चे की नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है, जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो अभी माहौल जितना बदला है, जो गड़बड़ियां सबको दिख रही हैं, जिस पर बात हो रही है, इसमें पेरेंट्स की गलती बिल्कुल 100% पेरेंट्स की गलती है। मैं तो 1% भी बच्चों की नहीं मानती हूँ। 1% बच्चों की वहाँ गलती है जहाँ बच्चे मैच्योर हो जाते हैं और कोई ऐसी हरकत करते हैं जैसे सिगरेट पीना। आपके घर में अगर सिगरेट यूज़ नहीं आ रही तो घर में, और बाद में वो छुप के फिर करते हैं पी रहा है तो वो गलत मैं मानती हूँ, क्योंकि उनको पता है गलत है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो जो चीज़ें गलत है उनको अगर आप शो नहीं कर रहे हो गलत है, तो फिर कैसे होगा? आप दूसरों को देख के अपने बच्चों को सिखा रहे हो। मुझे लगता है आपको बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए बचपन में, जैसे आपको सिखाना है। तो जैसे अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल होते हैं जिसमें एक दादी है जिन्होंने अपने बच्चे लड़की को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया। वो छोटी सी एज में वेट लिफ्टिंग कर रही है, या छोटी सी एज में कोई बच्ची ऐसी है जो स्विमिंग कर रही है बहुत अच्छी, तो वो भी तो काम है, वो भी तो पेरेंट्स ही करवा रहे हैं। और आप उनको रील दिखा रहे हो, आप उनको डांस करवा रहे हो। फिर 8-9 साल के बच्चे होने के बाद आपको समझ में आता है कि ये तो डांस ही डांस करती है, इसके पास और कोई काम नहीं है। तो सिखाया किसने है? और फिर पब्लिक अट्रैक्शन ड्रॉ करने का शौक इतना हो जाता है उनको। और डांस करना भी मुझे लगता है गलत नहीं है। अगर आपके बच्चे में ये खूबी है, वो डांस करना चाहता है, तो उसके करवाइए, वो उसको प्रॉपर सिखाइए, प्रॉपर प्रशिक्षण दीजिए। और और उसके लिए छोटे कपड़े का कौन बोलता है कि छोटे कपड़े पहन के आप डांस सिखाइए? ये किसने तय किया? और हमारे राजस्थान में तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें इतने अच्छे कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं लोग, वो उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कपड़े कहीं मायने नहीं रखते, भाषा कहीं मायने नहीं रखती, और आप कहाँ पैदा हुए हो ये भी मायने नहीं रखता। क्योंकि किसी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि आप जहाँ पैदा हुए हो, अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मरते हो तो ये आपकी गलती है। या आप जो गलत काम करके मरते हो ये आपकी गलती है। तो हमें कुछ ना कुछ बच्चों को हमें सिखाना है, मतलब पेरेंट्स को सिखाना है। और बच्चे जो स्ट्रगल करते हैं या जो लास्ट में मर जाते हैं बच्चे, वहाँ भी सुसाइड करके मर जाते हैं, जो उनको लगता है कि गलत हो गया, तो वहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पेरेंट्स की कुछ ना कुछ तो कमी है, जो बच्चे उनको खुल के बता नहीं पाए और डेथ हो गई। और बहुत सारे समाज में महिलाएं सुसाइड कर लेती है, तो उनको भी सेकंड ऑप्शन नहीं मिलता पेरेंट्स के पास जाने का। मुझे लगता है कि पेरेंट्स से बड़ा तो कुछ चीज़ है ही नहीं दुनिया में। अगर मैं कोई भी बात, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रही हूँ,
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या कहाँ से स्टार्ट हुई है ये हमें समझना है, क्योंकि बच्चे को हर एक अधिकार होना चाहिए अपने पेरेंट्स से बात करे, कह पाए, कन्वे कर पाए कि मैं इस मुसीबत में हूँ। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया और वो पेरेंट्स को बता रहा है तो उसको थप्पड़ नहीं रखनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन सोचना चाहिए, बाद में उसको चाहे आप कितना भी डांट लो। पर डर के मारे बच्चे बताते नहीं, डर से कि भाई फिर बाद में वो बड़े शोषण का शिकार होते रहते हैं। स्पेशल जो लड़कियां हैं, अभी मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा के आई हूँ, तो मैं वहाँ पर एक कमेटी में थी जहाँ पर जो शोषण होता है बच्चियों का या कोई होता है तो वहाँ पर कंप्लेन कि उसके अंदर मेरे को बनाया गया था। तो मैंने बहुत सारी लड़कियों का ऐसा हालात देखी है कि वो किसी ट्रैप में फंस जाती है, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रही है, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला कि कुछ गलत हो गया तो हम सुसाइड कर लेंगे। इस वजह से मतलब आप इतने बड़े डायलॉग मार देते हो कि बच्चे उस वजह से आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ कर लोगे, इस वजह से बच्चे कुछ कर लेते हैं। एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो गई। तो आप बच्चों को ये, अगर आप बाहर भेज रहे हो, लड़कियों को बाहर भेज रहे हो, लड़कों को बाहर भेज रहे हो, तो ये सिखा के भेजिए कि हम आपके साथ हैं, और कुछ भी होता है तो हमें बताओ। ये नहीं कि गलत होते ही आप गलत होना ही नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है आपके बच्चे गलत नहीं करना चाहते हैं पर वो ट्रैप में फंस जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हो, ये पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे तो शायद पेरेंट्स उनको निकाल लें उसमें से। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट पेरेंट्स तक बात पहुंचती नहीं है। आजकल की लाइफ इतनी भाग दौड़ भरी हो गई है कि टीचर्स को भी इतना टाइम नहीं है कि पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान दे पाए। मैंने कई लड़कियों को ऐसी मुसीबतों से निकाला है, उनके पेरेंट्स को बुला के समझाया है कि ये चीज़ें करनी है। तो यही है कि मैं बिजनेस के साथ साथ मैं समाज में बहुत सारी बदलाव लाने के लिए लड़कियों और महिलाओं को करना चाहती हूँ कि जो महिलाएं पढ़ना चाहती है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और जो महिलाएं भी अब पढ़ना चाहती है उनको भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो भी किया, आपने शादी के बाद ही मैंने शादी के बाद ही किया, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो, पर मैंने उनको समझाया, मतलब मेरे हस्बैंड को भी समझाया कि मैं ये करना चाहती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं की। पर हम जब बार बार चीज़ों को समझाते हैं तो लोग समझते हैं उसको, और फिर आप उस पर आगे बढ़ते हैं और उसका प्रभाव भी नज़र आता है कि कितना सकारात्मक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इतना अनुभव है, हालांकि मुझे लगता है आपने 8-9 वर्ष हुए आपको काम करते हुए। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें भी आपने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं और समाज को आगे ले जाने के लिए आपकी जो भूमिका है राजस्थान में, सचमुच ये मील का पत्थर है महिलाओं के लिए। तो ये थी अन्नू कानावत। गांव में पली बड़ी, लेकिन शहर में आके इन्होंने अपना काम शुरू किया, उद्यमिता सीखी और उसके बाद आज दुनिया तक दौड़ लगाने को तैयार हैं। सिर्फ अकेले नहीं बल्कि अपने साथ बहुत महिलाओं को लेके चल रही हैं और नई बच्चियां तैयार कर रही हैं, नई लड़कियां तैयार कर रही हैं जो आगे चलकर इन्हीं की तरह कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में अपने आप को स्थापित करेंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.